यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए, Good मैं evening, बोलता sir. स्टार्ट। यस, हो गया। गुड इवनिंग। ओके, तो आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? Evening. यस सर। गुड इवनिंग। सर ओके, इसको कराने से पहले सर जो टेस्ट के 2 क्वेश्चंस हैं सर वो आप पहले एक बार डिस्कस कर दीजिए प्लीज। सर टेस्ट आपने में ओम्स लॉ पढ़ा दिया? नहीं, अभी नहीं पढ़ा है। टेस्ट में डाउट है आप Sir? लोगों को भी? यस Yes, सर sir, मेरे आ को रही है. दो Yes, sir. मेरे को 2 डाउट है वो पूछने हैं। ओके, और लोगों को? ये सर Yes, सर sir. मुझे मुझे भी है. में सर पूछना था। ओके, चलो फिर टेस्ट के डाउट देख लेते हैं पहले। रुकिए। सर मेरा भी है। टेस्ट का डाउट है? यस सर। ओके, वेट वेट अ सेकंड, अभी करते हैं, अभी कर लेते हैं आपके डाउट। टेस्ट फ्रॉम द सिलेबस था कोई? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था क्वेश्चन? नो सर। नो सर। सर एक दो के तो ऑप्शन भी गलत थे। ऑप्शन गलत था? यस सर। सर एक चीज और पूछनी थी सर, डीपीपी अपलोड हो रही है क्या जो जो आप पढ़ा, मतलब जिस लेसन का आप पढ़ा रहे हैं? अभी तो मैंने नहीं कराई ज़्यादा क्योंकि मैं थोड़ा ही पढ़ा था। सर क्योंकि डीपीपी जो है सब लास्ट ईयर की ही है उसमें। यस सर. सर डीपीपी क्या? अभी अपडेट करा देंगे। डीपीपी मतलब ओके डेली सर. प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो उसमें ओके डेली डेली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रॉब्लम प्रॉब्लम। क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने होते हैं आप लोगों को। सर मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वाली वीडियो देखी है, अभी लास्ट वीडियो में देख नहीं पाई थी, तो सर एक बार आप वो जो लास्ट, मतलब जो बिल्कुल लास्ट क्लास थे, एक बार वो जो है एक बार वो भी बता देंगे, मतलब शॉर्ट समरी में आपने क्या क्या पढ़ाया? नहीं, अभी नहीं, तो आप पहले वीडियो देख लो पहले, तब डिस्कस कर सकते ओके सर, दस देख लूंगी सर, उसके बाद एक बार जब मैं पेपर देख लूंगी सर, अगर उसमें से कुछ डाउट हुआ तो आप नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे? हैं। हाँ, लेकिन ट्राई करना चाहिए कि जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें पूछ लिया करो, क्योंकि फिर बार बार होता है ना डिस्कशन, तो फिर सर वो थोड़ा सा तेज बोल लीजिए सर, सुनाई नहीं दे रहा. वो टाइम सेइंग कि जब भी आपकी पहली क्लास होती है टेस्ट के हाँ. बाद उसका हाँ. डाउट लिया करो, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है ना ओके. लास्ट बाद में। तो सर ट्राई मैं किया करो, लास्ट वैसे में बता पूछ दूंगा, लूंगी. मैं बता दूंगा, लेकिन कोई अगर होगा ठीक तो है. ट्राई करो। ठीक है, ओके, बताइए क्या डाउट सर था आपकी आपके? आवाज बहुत धीरे आ रही सर है। मुझे क्लास से डाउट था, सर पूछूं? हम पहले टेस्ट के डाउट। ओके सर सर। मेरा टेस्ट का डाउट है कि सर इफ a हम्म body gave out 10 raised to power 9 electron every second, हम्म then how much time is required to get the total charge of one coulomb from it? ओके, ठीक है, ठीक है, तो आप बताओ क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? सर पहले तो मैंने 10 raised to power 9 में चार्ज निकाला कितना है। ठीक है, कितना है, कैसे निकालेंगे? सर सर इसको हम 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19 से इंटू कर देंगे। तो ये आ गया, ठीक है। नाउ यस सर। सर प्लस -10 आएगा ना? कितना किया हमने? 9 किया, हाँ 10 आएगा, ठीक है। अब ओके सर। एंड सर फिर इसके बाद मुझे नहीं पता चला कि मैं इसको आई थिंक सर इसको 1 से हम डिवाइड करेंगे और फिर हमारा जो आएगा टाइम वो होगा आंसर। इसको जो है इतना कूलम चार्ज है, ये पर सेकंड आप लूज कर रहे हैं, ठीक है? तो यस सर। यस सर। ठीक है, अभी टोटल टाइम निकालना है। 9 to n को हम 1 कूलम के इक्वेट कर देंगे। बिल्कुल, अभी बोल सकते हो टाइम सर 1 अपॉन, सर ये कर देंगे 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻10। बिल्कुल, क्योंकि आप एक सेकंड में इतना चार्ज लूज कर रहे हो 1.6 × 10⁻⁻10, तो t सेकंड में यू विल लूज दिस मच चार्ज, दैट सर शुड बी यस सर। 1. इक्वल टू 1 कूलम। ओके यस। सर। यस सर, अब उधर जाके सर डिवाइड ये में। तो हमने एक मिनट सर, सर ये तो हम फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे ना? प्रॉब्लम होने से तो वो है ना, मतलब यूनिटी की तरह का वो है कि भाई आपने इतना चार्ज अगर पर सेकंड आपको करते हो तो टी सेकंड में इतना चार्ज आप लूज करोगे। सर आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। यस सर, सर बहुत धीरे आ रही है. सबको धीरे आ रही है? ठीक है। सर यस मेरे पास सर ठीक आ सर रही है। इस क्वेश्चन में हम 1 कूलम की वैल्यू नहीं देखेंगे। ओके, आवाज साफ आ रही है सब लोगों को या नहीं आ रही है? यस यस सर। सर।
कुछ लोग यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं। सर अभी भी धीरे ही आ रही है। सर मुझे ना ये जो आपने लास्ट स्टेटमेंट लिखी है कि टी इंटू में 1.6 इंटू 10, ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आया, आप ये चीज कहाँ से ला रहे हो? ये चीज यहाँ से लेके आया कि मेरे को पता है कि 1 सेकंड में मैं इतना चार्ज लूज करता हूँ, है ना, ये मेरे को दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। तो यस सर। टी सेकंड में कितना लूज करूंगा, अगर मैं टी सेकंड ले लूँ तो कितना लूज करूंगा? सर इसको इंटू 30 कर देंगे। 30 क्यों करेंगे? 1 सेकंड में सर मैं आप कितना लूज करता हूँ? यस सर, और आपने पूछा कि 30 सेकंड में कितना लूज करेंगे, तो इसको हम 30 नहीं, 30 मान लो से 30 नहीं, x सेकंड, मुझे x पता नहीं ना कितना सेकंड है, मेरे को निकालना है ना, x या t मानो। Yes, तो sir. मानो ये तो x सेकंड में या t सेकंड में कितना लूज करोगे? मान लो t सेकंड मान लेता हूँ, t सेकंड में कितना लूज करूंगा? ओके सर। कितना लूज करूंगा? और वो एक मिनट, वो 1 कूलम के बराबर होना चाहिए, यस सर, समझ में आ गया। तो सर हमारा ऐसा है। सर मैंने ना 1.6 इंटू 10⁻⁻10 ऊपर रखा और 1 नीचे रखा, ये मिस्टेक हुई। नहीं, तो आपको ये कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा ना कि अगर ऐसा है तो इसका मल्टीप्लाई होगा तभी आ सकता है इसके बराबर। यस सर। यस सर। अगर हम डायरेक्ट Yes, फार्मूला sir. पुट करेंगे तो गलत हो सकता है ना हमारा। सर चार्ज पर यूनिट टाइम में तो करंट होता है। हाँ ठीक है। Then सर हमें टाइम पता करना है, तो हम करंट इनटू करने देंगे चार्ज। हाँ बोल सकते हैं, वी कैन से, क्योंकि आपको ये पता था कि ये इतना है आपका। तब पर Yes, sir, हमने yes, sir. यहाँ पे डिवाइड क्यों किया है? मैं डिवाइड नहीं किया ना, यही तो किया है। देखो आप कह रहे हो कि हमें ये पता है कि हमारा करंट जो है इतना है ना, यस सर। और हमें निकालना क्या है यहाँ पे? टाइम। P निकालना है सर, Q by I होगा। Q by I है, यस सर, ओके। ठीक है। दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाई दैट T इक्वल टू Q1 कूलम है आपका और I आपका ये है। सर 1 कूलम की भी तो वैल्यू होती है सर, वो नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे? Yes, मतलब sir. क्या वैल्यू होती है 1 कूलम की? सर 6.25 समथिंग होती मतलब क्या चीज होती है? सर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर वो तो हम उसको इक्विवेलेंट रखते हैं सर, वो इक्वल नहीं रखते। और सर अगर वो लेंगे तो सर डायरेक्टली उसको 10/9 से डिवाइड करके आंसर ही आ जाना था, 6 इंटू 10/9। हाँ वो तो आपने अलग अप्रोच ले ली, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले ले लिया। सर ये जो 1 कॉलम वाली बात अभी क्वेश्चन में कही, मतलब कि वो उसमें तो ये होता है ना कि 6.25 इलेक्ट्रॉन में 1 कॉलम जितना चार्ज होता है। हाँ कितना वैल्यू आता है वो? एक फैराडे का वैल्यू बता रहे हो आप लोग, कितना होता है फैराडे का वैल्यू, मैंने जिसमें 1 कूलम चार्ज होता है, Yes. कितने इलेक्ट्रॉन? सर 6 96352। 96352, ओके। 9 Sir, 1 Faraday is equals to. आपका कितना कुछ होता है, मेरे ख्याल से 485 होता है लोगों का ना। सर Yes, sir, कूलम। ये पूछा था। सर कई बार ऐसे भी लिख देते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली। ओके तो ये सर, इसमें लेकिन अप्रॉक्स में ऊपर जो आपने लिखा है इसमें 1 फैराडे की वैल्यू तो 96352 है ना? 35 कूलम निकाल के देखो ना, 1 फैराडे होता क्या है? सर मैंने निकाली है अभी, चार्ज ऑन 1 2 है। मोल ऑफ प्रोटॉन्स। चार्ज ऑन 1 सर, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर, तो उसमें हम उसका 1 मोल को इनटू कर देंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन से, तो उसका जो आंसर आएगा वो 96352 कूलम ही तो आएगा। चेक करके देखते हैं कितना आ रहा है ये। Sir, Faraday सर चार्ज की SI यूनिट नहीं है ना? चार्ज की यूनिट है ना, कूलम है ना चार्ज की यूनिट। सर Yes, उसमें sir. भी तो सर चार्ज Faraday में भी तो नापते हैं। सर मेगा कूलम भी इतने था के equal है। एग्जाम में। फैराडे का मतलब सर, ये है फैराडे- कि 1 मोल अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूं तो उसमें कितना चार्ज होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल यस सर, इलेक्ट्रॉन मोल की है वो वैल्यू। कितने इलेक्ट्रॉन अगर मैं लूं तो कितना चार्ज होगा? सर इस मल्टीप्लिकेशन से तो 96352 ही आ रहा है। यस सर आपने 96352 ही लिखा यस है, अभी सर, लिखा है। 96352 लेकिन ये सभी तो सर एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ना सर, 1 मोल की या फिर सर वो कूलम की, सर उसकी वजह से यस यस सर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो हो ही सकता है। सर हाँ, तो आपने हम 1 उसमें भी फैराडे किसके approx इक्वल लिखा है? लिखेंगे ना। सर आपने 1 फैराडे किसके इक्वल रखा है? 96458 ये वाला।
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। 1 फैराडे का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज पता है कितना होता है, तो 1 मोल पे आप निकाल सकते हो कि 1 मोल पे कितना चार्ज होगा, है ना। आपको एक सर इलेक्ट्रॉन जी पे ने चार्ज, मल्टीप्लाई करके 96352 आएगा। ओके चलो वट एवर इट इज कमिंग, मतलब ठीक है, वो हो सकता है थोड़ा बहुत उससे उससे डिफरेंस आ रहा हो, लेकिन यस अभी सर। आपका क्वेश्चन क्या है कि हम लोग यहाँ से सॉल्व, आप इससे सॉल्व करना चाहते हो इस क्वेश्चन को जो आपको टेस्ट में आया था फैराडे का इसका यूज करके। सर इससे तो हम और कॉम्प्लेक्स में ही चले जाएंगे ना सर, फिर हमें हर बार इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देखने होंगे, फिर सर उसको वापस चार्ज में कन्वर्ट करना होगा। हाँ एक्चुअली आपको टाइम चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको पहले देखना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए, क्योंकि इतने कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक कूलम सर में कितने मुझे इलेक्ट्रॉन हैं। एक बार वो वाली चीजें और सर समझाई कि उसमें अभी कृष्णा ने बोला था, कृष्णा और अर्नब ने, कि 1 कॉलम जो होता है वो इक्वल होता है 6.25, वो वाली चीज। नहीं 1 कूलम इक्वल नहीं होता, 1 कूलम ये होता है कि 1 फैराडे जो होता है वो इसके बराबर होता है। क्या बोल रहे हो कृष्णा, आपने ऐसे बोला था क्या 1 कूलम किसके इक्वल होता है? सर मैंने सर कहा था वो सर ये 1 बोला कूलम इक्विवेलेंट होता है सर इतने इलेक्ट्रॉन्स के सर। हाँ वो आप निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की सर। हाँ वो आप वन निकाल सकते सर हो, तो वो तो मतलब खैर एक कि लगभग, वो तो आप कुछ कई सारी चीजें निकाल सकते हो, तो आप, सर है ना। अगर ये चीज सर सही है तो फिर सर सर हमारा गूगल पे जो भी यही एक दे रखा है इलेक्ट्रॉन, 6 पॉइंट, क्या बोल रहे हो? सर सही हमारा थी जो वैल्यू दे एक रखी। इलेक्ट्रॉन, वन बाय वन क्या बोल रहे हो कृष्णा, क्या बोल रहे हो? सर मैंने 1 कूलम की वैल्यू सर्च की थी तो सर उसमें भी कितना, यही आ रही थी कितने इलेक्ट्रॉन? सर 1.60217 सर, अभी गूगल पे ही बता रहा था। और सर 1.60217 क्या चीज है ये, क्या चीज है ये क्या चीज है? सर कूलाम। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, 1 कूलम इक्वल कितने कूलम, ऐसे लिखोगे आप? तो ऐसे एक कैसे? मिनट, वो इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं सर शायद वो ना जीरो बोल रहा है। इनटू 10 टू द यस पावर सर, इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स से रिलेट करके आता है। सर 6.25 इंटू 10 to the power 18। इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। यस सर। यस सर, यस ये सर। यस सर। ठीक है, तो सर सर मेरे को सीजीएस सर यूनिट चार्ज ये की क्या ऐसे आती ही है? आएगा ना। सर एम्पेयर हाँ करंट ठीक की है, होती है यूनिट। करंट की हाँ एम्पियर होती है, चार्ज की ये सर ऐसा ही होना होता है। कूलम होती है। सर चार्ज, और सर सर अगर जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के इक्वल होता है, तो वहाँ पे वो भी कॉलम में ही तो होता है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 1 कॉलम इक्वल होता है इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज, और इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा वो 1.6 से तो ज्यादा ही होगा। इतना होगा उसमें, अगर आप चार्ज निकालोगे इतने इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज आएगा, इतना आएगा। यस सर, यस सर, इसको उसको इंटू हो मल्टीप्लाई जाएंगे। करने पे सर सर मैं 1 आएगा लास्ट। सर 1 आ सर जाएगा। मैं अप्रॉक्स की बात कर रही हूँ। ये आ जाएगा। यस सर, ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ रहा यस सर 1 ही आएगा। सर बनाएगा। तो सर मेरे कुछ इस माइक्रो पहले कूलम और मेगा कूलम भी होता है। आप एक स्टूडेंट का कंप्लीट होने देगा, डाउट आप लोग सब बीच में बोलते हो ना, पहले एक का कंप्लीट हो जाए, एक बोल देगा हाँ हो गया, ओके सर। फिर नेक्स्ट पूछा ओके ठीक है। ओके सर। बताओ ये सर कंप्लीट हुआ? मुझे नहीं सर, मुझे ये समझ में नहीं आया, मतलब कि 1 तो कॉलम आप ही ने डाउट लास्ट क्रिएट में। किया है, आप ही कह रहे हो समझ में नहीं आया, बताओ क्या? सर मुझे ये, मैंने डाउट पूछा, आपने समझाया, फिर मुझे ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया। आपका डाउट किया पहले तो। सर मुझे ना ये जो लिखा है 1 कॉलम इक्वल टू 6.25 इंटू 10, ये वाली चीजें समझ आ रही है। ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही है या आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही है भाई, उसमें ये बोला कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, अगर मुझे मान लो 1 कूलम चार्ज चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए होंगे, मेरे चार्ज 1 कूलम आ जाए? सर 1 कॉलम में तो हमारा इससे तो कम ही क्योंकि ये भी तो हमारा कॉलम ही है, और ये 1 कॉलम से तो ज्यादा ही है। ये चीज 1 कूलम से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यस सर। ये चीज ज्यादा है 1 कूलम से? सर इसे सर Q इज टू एन ही लगेगा। वेट ये चीज 1 से ज्यादा सॉरी नहीं है, सर, सॉरी नहीं सर, कम है? छोटी है, सर नहीं है। कम है सर, वो मैंने माइनस में देखा। ओके कम है ना ये तो। हमें अगर 1 Yes, कूलम sir. चार्ज चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे? सर क्या बोलूं? 1 डिवाइडेड बाय सर 1 डिवाइडेड बाय दिस। 1 डिवाइडेड बाय दिस चाहिए होगा, यस तो सर। वो आपका ही आ रहा होगा।
यस Yes. सर। ओके सर। ठीक है, ये डाउट सर अब मैं पूछूं अपना डाउट। सर अब मैं पूछूं। एक बार और मैं यस पूछिए। सर एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में जिसमें सर ऐसा था कि 10 पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। तो सर ये तो 1.6 इंटू 10 क्यूब निकल रहा था सर, लेकिन उसमें दो ऑप्शंस थे जो मतलब सेम आंसर डिपिक्ट कर रहे थे। तो सर मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे केस में हम लोग क्या करें। ऐसा पेपर में तो यूजुअली आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी आता है तो आप कोई भी एक आंसर मैच लगा सकते हैं इनमें से। नहीं सर, मैंने उसी में से एक लगाया था सर, लेकिन आंसर दूसरा वही वैल्यू दिखा रहा था, बट मेरा वो क्वेश्चन रॉन्ग यस दिखा रहा था। सर। सर शायद वो सर मेरे साइन का साथ फर्क भी होगा। हाँ मिस्टेक है, मिस्टेक है। सर मे बी जो आपने क्वेश्चन भेजा हो उसमें साइन डिफरेंट है। हाँ ये हो सकता है कि हमने यस sign सर, किया। यही कह रहा हूँ सर, इलेक्ट्रॉन पे माइनस की वजह से शायद माइनस का साइन दे रखो। यस सर। सर मेरा डाउट था सर क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम का, जो कि हाउ मैनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन। सर मेगा कूलम पढ़ा दिया था आपने। मेगा तो उसकी आपको value। मेगा मतलब मेगा मींस क्या होता है? सर 10 पावर 6। नो, मेगा मींस 1000 नहीं होता। कितना होता है मेगा? सर या 10 मतलब पावर 10,000 होता है। किलो कितना होता है? सर 10 क्यूब होता है किलो का। सर 1000 होगा ना। और मेगा? सर 10 टू द पावर 6। सर ये नहीं पता था ना सर मेरे को। 10 to the power 6 कूलम इज इक्वल्स टू 1 मेगा कूलम। और गीगा? सर 9। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? सर ये वॉट में पढ़ा था सर। पावर एनर्जी में सर पढ़ा था आज। हाँ हमने एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, हमने मेगा जूल, मेगा वॉट ये सब यस डिस्कस सर, किया था। में पढ़ा था। ओके, तो मेगा मींस होता है 10 टू पावर 6, राइट? तो सर वहाँ पे Yes, हम sir। सर आंसर मेरा सही आ रहा था, मैंने कैलकुलेशन भी करके देख ली थी। ओके ओके। सर इसे करेंगे कैसे? इस मेरे वाले को क्वेश्चन इसमें को था बता दो। कि ये आपने पढ़ाया था कि नहीं, क्योंकि मॉड्यूल में नहीं दे रखा था ना। हाँ तो मेगा तो आप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना पहले ही, मेगा मींस क्या होता है, ठीक है? यस सर। सर ओके। इस वाले क्वेश्चन सर मैं पूछूं अपना डाउट? पहले अभी रुकिए, जो किसी ने कृष्णा doubt ने पूछा, पूछा। इसको करेंगे कैसे, पहले डाउट है ना? तो इसको कैसे Yes, करेंगे? Yes, हाउ sir. मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन, क्या पूछा था? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्या पूछा In था? 2 mole of neutral hydrogen H2. 2 मोल ऑफ H2। H2 के 2 मोल। ये H2 का मतलब क्या होता है? H2 ये मतलब सर हाइड्रोजन के 2 एटम। एटम है इलेक्ट्रॉन। या सर मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन के द्वारा सर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब 2 इसमें। इलेक्ट्रॉन है सर, 2 एटॉमिक नंबर है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रल है तो सर प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक हाइड्रोजन में। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यानी एक व्हाट वी से मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल में 2 Four- इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है एक मॉलिक्यूल में। यानी सर 4 Yes, सर चार्ज है। इसका जब हम चार्ज निकालेंगे तो वो 2 फराडे हो जाएगा ना सीधा सीधा। अगर हम एक मोल का निकालेंगे, यस वी कैन से, ठीक है, अगर हम एक मोल का चार्ज निकालेंगे, एक मोल हाइड्रोजन पे, तो एक मोल हाइड्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका चार्ज कितना होगा? 1 फराडे। हाँ ऐसे निकालेंगे तो 1 फैराडे आ जाएगा वो, क्योंकि यस आपको सर। पता है। यस सर। यस सर, हमने अभी करके देखा। ठीक है, तो Yes, दिस इज sir। द चार्ज ऑन दिस। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला उसने? 2 मोल बोला है, तो 2 मोल में इसका डबल करना पड़ेगा हमें। यस सर, 2 Yes, फराड। यस सर। तो 2 मोल में इसको भी डबल करना पड़ेगा आपको, तो ये डबल हो जाएगा फिर दोबारा सर कितना कूलम? सर इसमें 6.022 into 10 to the Yes, power sir. 23 हमने भी वो नहीं मल्टीप्लाई ऐड करा। करेंगे ना? हाँ सर यहाँ पे हम Yes, sir। एवोगाड्रो इससे और नंबर ऊपर अप्लाई दोनों करना ज्यादा पड़ेगा। यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, अवोगाड्रो नंबर पढ़ लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 6.022 10 to the power 23। यस सर। ठीक है, क्योंकि एक हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, अब एक मोल की बात करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? सर मुझे ये जो एक- आपने ये जो बाद में लिखा उससे नहीं समझ में आया। तो ये लिखा है हमने कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, 2 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? यस सर। मैं आगे हुआ बाबा के पैर सीधे कराने के लिए। 2 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब एक मोल हाइड्रोजन की अगर बात करें, कृष्णा प्लीज म्यूट योर माइक। माइक बंद कर दो भी, कहीं सो रहा है। तो एक मोल हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो एक मोल का मतलब होता है अवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी इतने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे आपके इलेक्ट्रॉन? तो 2 into दिस हो जाएगा, क्योंकि एक में 2 हैं। यस सर।
तो 2 इंटू दिस, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब उसका चार्ज अगर हम निकालें कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई Yes, करना sir. पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो पहले हमने ये निकाला नंबर ऑफ एटम और फिर हमने निकाला उसमें चार्ज, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में फिर चार्ज। ठीक है, तो ये आपका चार्ज आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 हैं, है ना? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो बिल्कुल उससे लिख देता हूँ। सर वहाँ पे सर इस स्लाइड में जो लास्ट में सर यहाँ पे सर एवोगैड्रो नंबर सर। से मल्टीप्लाई करा है, मोल दिया हुआ है इसलिए। सर जो प्रीवियस स्लाइड एक बार वो दिखा दीजिए सर। इस स्लाइड में जहाँ पे आपने लिखा है 2 मोल H2, तो वहाँ पे सर आपने पहले 1 पर एडे वाली वैल्यू लिखी है 1.6 और एवोगैड्रो नंबर, और ये जो आपने 2 और यस सर जो आपने ये 4 से इंटू कराई है इसकी, ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है इसलिए ना? नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है केवल इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 हैं और 2 एटम की बात चल रही है, क्योंकि उसने बोला है कि 2 मोल में कितना होगा, है ना, 2 मोल पूछा ना क्वेश्चन में। ओके सर, तो फिर सर इसकी जो भी वैल्यू आएगी हम उसका डबल कर देंगे ना, क्योंकि हमें प्रोटॉन के रिलेटेड भी चार्ज बताना है। सर प्लस नहीं कर देंगे? अलग पूछा है तो हाँ, केवल प्लस और माइनस का आंसर आ जाएगा, बस अलग अलग सर। आंसर निकालेंगे। सर 1 कूलम चार्ज में कितने फ्रैंकलिन होते हैं? एक मिनट पहले एक क्वेश्चन कंप्लीट होने दो ना। एक सर क्वेश्चन इस कैलकुलेशन को करने के बाद क्या करेंगे एक बार आपको बता दीजिए। सर आपने यहाँ पे मोल के लिए लगाया ना इनमें। हाँ, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, एक मिनट को टाइम तो दो आप, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, स्लाइड ऐड की है मैंने। सर एक बार आप वो क्वेश्चन बता दो। सर मैं अगला पूछूं? नहीं अभी नहीं, लेट मी कंप्लीट दिस फर्स्ट। आप लोग पता है एक दूसरे का डाउट नहीं सुनते ना, तो फिर क्या होगा कि ये डाउट आपको बाद में आएगा, फिर आप बोलोगे कि डाउट है। तो एक बार दूसरे का डाउट भी सुना करो कि क्या बोल रहे हैं ना, तो उससे कई बार नई चीजें निकल के आ जाती हैं हमारी। यस सर। ठीक है, जैसे अब देखो इस क्वेश्चन को दोबारा कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। उसने बोला है कि 2 मोल H2 में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा और प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप सुन। सर उसने तो मेगा कॉलम में पूछा है ना, लेकिन हाँ मेगा में पूछा है या गीगा में हो तो आप बाद में कन्वर्ट कर ही लोगे, पहले हम कॉलम में निकाल लेंगे, मेगा में होगा तो डिवाइड कर देंगे 10 to the power 6 से, बस ये तो करना है। यस सर। तो पहले देखो क्या करेंगे, पहले एक एटम लेते हैं, केवल एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एटम में जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो इतना हो जाएगा 1.6 10 to the power -19 into 2 माइनस। तो यहाँ पे प्रोटॉन का भी जोड़ेंगे ना हम पहले? तो नहीं, अलग अलग निकाल लेते हैं, दोनों को बराबर ही आएंगे दोनों। यस सर। सर ऐड करने पड़ेंगे ना, एंड सर ऊपर वाले स्टेटमेंट में आपने ये कैसे लिख दिया कि 1 एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना? नहीं, 1 एटम, ओके, 1 मॉलिक्यूल, करेक्ट। 1 एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इंप्लाइज दैट 1 मॉलिक्यूल हैज 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ करेक्ट है। 2 atom equals to 2. 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो Yes. 1 मॉलिक्यूल लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, 1 मॉलिक्यूल हैज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल टू दिस मच। इतना तो क्लियर है सबको? यस सर। ओके, ये एक मॉलिक्यूल की बात हुई। अगर हम एक मोल मॉलिक्यूल की बात करें या एक मोल हाइड्रोजन लिखें तो कितना आएगा इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? सर इसमें एवोगैड्रो नंबर की इंटू हो जाएगी। एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लिकेशन। सही बात, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इतना तो पहले था ही आपका ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल पे, और अब आपको एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल आ गया, तो सॉरी 6.02 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई। 6.023 into 10 to the power। सर मतलब जब भी मोल पूछेगा तो सर हम मतलब उससे करेंगे एवोगैड्रो से। बिल्कुल, एवोगैड्रो का मतलब क्या होता है? सर 2 3 मत करिए सर, 2 दे रखा था ना पूरे पेपर के लिए, सिर्फ 0 ये 2। तो किसी साइंटिस्ट का नाम है। नहीं हाँ, वो सही यस सर, एवोगैड्रो। दैट इज करेक्ट। मैं कह रहा हूं एवोगैड्रो का मतलब समझते हो, एवोगैड्रो नंबर ऑफ, अगर हम बोले कि ये है तो उसका मतलब क्या होता है? सर 1 mole equals to Avogadro number।
The number of particles in बराबर। one mole. हाँ, 1 मोल सर जैसे वन बंच में 12 होता है, तो मतलब जितना भी वैल्यू होता है सर उस हिसाब से सर ये डजन की तरह। बिल्कुल डजन की तरह। यस सर, डजन की तरह। है जैसे आपको बोलूं कि भाई 1 मोल आप पे पेंसिल है, तो 1 मोल पेंसिल का मतलब, या पेन है आप पे, तो इतने पेन है आपके पास, यानी यस सर। यस सर, बहुत बड़ा नंबर है ये। बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इतना तो आपको बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो लेकिन इसका मतलब यही है कि इतने नंबर, तो अगर आप बोलो इतने इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब इतने इलेक्ट्रॉन, आप बोलो 1 मोल प्रोटॉन है तो मतलब इतने प्रोटॉन, आप बोलोगे इतने मोल एटम है तो इतने एटम, अगर होता है इतने नंबर, ठीक है। यस सर। जैसे आप बोले 1 डजन एप्पल है, मान लो तो 12 एप्पल, 1 डजन पेंसिल है तो 12 पेंसिल, ऐसे है। ओके, तो अब ये हमारा 1 मोल मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना आ गया, इतना कूलम। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, लेकिन 2 मोल पूछा था, तो 2 मोल सर मॉलिक्यूल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो ये हमारा कूलम में आंसर आ जाएगा, ये कूलम में आएगा आंसर अभी, ठीक है। इतना सबको समझ में आया, इसमें डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर, नो डाउट। ठीक है, ओके। तो अब जो है, अगर मेगा कूलम में पूछेंगे आपसे, तो मेगा कूलम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसे डिवाइड बाय, सर इसकी डिवाइडेड बाय 10 to the power 6। 10 पावर 6 से सर डिवाइड कर दें। बस, ठीक है। ओके सर। क्लियर? तो ये सर, हमारा, बट यहाँ पे वो भी कह रहे थे कि मतलब प्रोटॉन के लिए भी हाँ, निकालना मैं उसी में आ रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया। अब अगर प्रोटॉन का चार्ज पूछेंगे आपसे, तो वो भी सेम आएगा, बस पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी आप ये लिखोगे 1 मोल हैज, कितने प्रोटॉन है 1 मोल में, कितने प्रोटॉन होते हैं? सर 1 मोल में सर तो हमारा 6.022 into 10 to the power। पॉजिटिव हो जाएगा। सर इतना ही होंगे सर, बस चार्ज डिफरेंट आएगा। सब कुछ सेम होगा आपका, सब कुछ सेम होगा यहाँ पे। यस सर। क्लियर? सब कुछ सेम होगा। या फिर सर हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे उसने इन ऑल न्यूट्रल हाइड्रोजन का है, तो मतलब दोनों का सम 0 ही आएगा, तो सर Yes, इसमें sir. चार्ज डिफरेंस हो जाएगा। एब्सोल्युटली, ये भी बोल सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर है सबको? यस सर। सर अगला पूछूं? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट डाउट, टेस्ट का डाउट किसका जो है नेक्स्ट? यस सर, मुझे है। सर ये है, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 75 केजी ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पूछा है। आपका बताओ, आपकी अप्रोच क्या है, पहले आपकी अप्रोच, आपने क्या लगा सोचा? सर मुझे समझ ही नहीं आया कैसे करना है। ओके, ठीक है, मान लो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन का मास पता है आपको? यस सर। कितना होता है? यस सर। 9.1 into 10⁻31 kg है। किलोग्राम। ठीक है, और चार्ज कितना होता है? -1.6 into 10 to the power -19। कूलम। कूलम। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि 75 केजी इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, ये पूछा है। सर डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर। यूनिटी मेथड से कर लो ना, यूनिटी मेथड सर से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने लिखा उसमें यूनिट sir. बाद में केजी आएगी। यस, केजी आएगी, ये केजी में है, काफी कम वैल्यू है ना ये, 10 to the power -31, मैंने बहुत कम वैल्यू। यस सर। यस सर। ओके, तो इसे यूनिटी मेथड से कर लो सीधा। यूनिटी मेथड से कैसे करोगे? सर 75 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस सर, पता चल जाएगा। 75 डिवाइडेड बाय मास। उसके बाद सर NQ = NE कर देंगे। हाँ, ये आप तो- लोग फॉर्मूले लगा रहे हो सीधा डायरेक्ट। मैं देखो यूनिटी मेथड क्या बोल रहा हूँ बिना फॉर्मूले के, कि मैं कह रहा हूँ कि देखो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, इतना चार्ज होता है। यस सर। यस सर। यस सर। तो मींस वी कैन से कि इतना किलो इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो 1 किलो पे कितना होगा? सर 1-1.6 into 10 to the power -19 divided by और मैं 9.1 into 10 to the power -31 kg। कितना होगा, है ना? ऐसे करेंगे यस सर। यस सर। 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। बस। अब 75 केजी में कितना होगा? 75 से मल्टीप्लाई कर दो। यस सर। ओके सर। सर मुझे ये नहीं पता था इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। हाँ, ओके, अभी वही मेरे को लग रहा था कि यहीं पे आप अटके होगे, नहीं तो आप यूनिटी मेथड तो लगा ही सकते हैं ना हम लोग। यस सर। देखो जो लोग फॉर्मूले से चल रहे हैं वो लोग थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखें कि जो ये चीज बहुत स्ट्रांग है, जो यूनिटी मेथड वगैरह है, फॉर्मूले से ड्राइव होना है सारे ज्यादातर। सर मेरा एक डाउट है, क्या मैं पूछूं?
इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है पहले? सर मेरा भी है सर, नहीं सर, दूसरा टेस्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन से नहीं है, ओके। ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया पहले? यस 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 सर। यस ओके ठीक है। टेस्ट से रिलेटेड किसका डाउट है पहले? सर सर मेरा मेरा एक डाउट है। मेरा टेस्ट से रिलेटेड है आप लोगों को? यस सर, टेस्ट से रिलेटेड है। सर मेरा भी। मेरा डाउट ये है कि सर हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर ऑफ 300 ग्राम। तो सर उसमें भी तो हम इसी तरीके से निकाल देंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, है ना? कितना ग्राम बोला है? 300 ग्राम ऑफ वाटर? यस सर 300। ओके, अगर 300 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर H2O। तो 300 ग्राम H2O में कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये पूछा गया है। यस सर। सर तो मास से सर उनका चार्ज पूछा गया है सर, नंबर नहीं पूछा, चार्ज। सर उसका चार्ज पूछा है कि इतने वाटर में कितना चार्ज होगा नेगेटिव और कितना चार्ज होगा तो पॉजिटिव। 1.6 से यानी इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो H2O में हमें देखने पहले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 400 निकाल 10 लेंगे। इलेक्ट्रॉन। सर 10 इलेक्ट्रॉन। H2O में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 10। सर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सर 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के 6। बिल्कुल, 2 हाइड्रोजन से आए हैं इसमें, ऑक्सीजन के 8। सर और ऑक्सीजन के 8 ऑक्सीजन से आए हैं। ठीक है, तो एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं और आपके पास कितने एटम है वो आपको निकालना पड़ेगा पहले। यस सर। सर सर वो तो हम उसको पहले कैसे निकालोगे? सर पहले जितने मोल्स हैं वो मोल्स निकाल लेंगे, फिर उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके ठीक है। सर मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका? सर 18 सर 18 सर 18 ग्राम। सर 18 ग्राम। 18 ग्राम पर 18 मोल। ग्राम इज द मोलर मास। ओके, तो 18 ग्राम हमारा जो है मोलर मास, 18 ग्राम जो आया है, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे? इसको एटम नहीं बोलते, मॉलिक्यूल बोलते हैं। कितने मॉलिक्यूल होंगे 18 ग्राम में? यानी सर Na नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। Na से मल्टीप्लाई करेंगे। यस, मॉलिक्यूल इक्वल टू Na, है ना? सर इसके ओके सर। कितने मॉलिक्यूल होंगे? ठीक है, यस सर। कितने मॉलिक्यूल, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे फिर 18 ग्राम में? यानी सर 10 टाइम्स नहीं सर 10 Na। 10 Na। 18 ग्राम में वाटर में इतने क्या है आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमें कितने में निकालने? 300 ग्राम में। 18 ग्राम में इतना है तो 1 ग्राम में कितना होगा? 10 इंटू Na/18, 10 Na/18 और फिर 300 में आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। बस अब आपको उसका चार्ज निकालना है, चार्ज तो निकाल ही लोगे, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। सर फिर जो ये आएगा उसको हम इनटू कर देंगे चार्ज से। चार्ज 1.6। हाँ, जो 1.6 10 to the minus 20 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आपको पता है वो चार्ज आ जाएगा हमारा। ठीक है, ओके सर। सर ये एवोगैड्रो नंबर वाले क्वेश्चंस में फंस गए थे थोड़े। अभी तो समझ में आ रहा होगा ना, यूनिटी मेथड लगाएंगे तो कैसे कैसे करना है। Yes, sir. सिंपल मैंने कांसेप्ट से चलो, अगर आप फॉर्मूला याद करोगे ना तो आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों में फंस जाओगे। तो आपको कॉन्सेप्ट से समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, तो कॉन्सेप्ट वाइज चलो बिल्कुल। ओके ओके सर। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का टेस्ट से रिलेटेड? यस सर। सर ये क्वेश्चन है 5 जूल of work is done on moving a positive charge of 5 coulomb between 2 points. What is the potential difference of these 2 points? ये आपका वर्क डन है और ये आपके चार्ज है। ये आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या रिलेशन होता है इनमें आपस में? V is equals to Q by एक बार क्वेश्चन रिपीट W by Q। सर आप यस, क्वेश्चन रिपीट। W by Q। एक बार क्वेश्चन रिपीट करने के लिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। 5 joule of work is done in moving a positive charge of 0.5 coulomb between 2 points. What is the potential difference between these 2 points? ओके, इतना चार्ज मूव करने के लिए इतना वर्क करना पड़ता है 0.5 कूलम के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये पूछा गया आपसे। सर 10 वोल्ट। क्या रिलेशन क्या है आपस में वर्क में, क्यू में और वी में? V equal to W by Q। ये पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर।
पोटेंशियल ये पढ़ा था। क्या पे वर्क डन पता है आपको? 5 यस जूल सर 5 अपॉन Yes, sir. 0.5 10 वोल्ट। बस, ठीक है। 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सॉरी। ओके, और डाउट टेस्ट से रिलेटेड बताओ किसी का? और सर ये वाला क्वेश्चन, which is bigger, a coulomb or a charge on an electron? सिंपल है, बताओ कौन सा बड़ा है? 1 कूलम बड़ा है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 × 10⁻19, कौन सा बड़ा है इन दोनों में से? सर 1 कूलम बड़ा सर है। 1 कूलम बड़ा है, साफ कूलम साफ बड़ा पता लग रहा है। कूलम पड़ा है। सर 1 हाँ, बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। सर बहुत बड़ा है। एक बार आप फिर से बता दो, 1.6 इलेक्ट्रॉन की तो 1 कूलम की। इसका मतलब हुआ 1.6 डिवाइड बाय 10⁻19, है ना? इसका मतलब ये हुआ इस चार्ज का मतलब, यानी कि 1.6 डिवाइड बाय इतना, ऐसे करते करते 19 टाइम्स। यस सर 0.0000 करके आएगा। कितना कूलम? तो क्या बड़ा है, ये बड़ा है या 1 बड़ा है? सर 1 सर 1 कूलम। सर 1 कूलम 1 कूलम बड़ा है। क्लियर? डाउट Yes, sir. है ना? तो 10⁻⁻ से होता है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखो, नीचे जाके उसको छोटा कर देगा वैल्यू को। ओके, एनी अदर डाउट टेस्ट से रिलेटेड? नो सर। तो देखो टेस्ट में लिमिटेड सर टेस्ट से रिलेटेड नहीं है सर, पर इस चार्ज से रिलेटेड है। रिलेटेड है, अभी आते हैं। तो मैं कह रहा था पहले कि जो टेस्ट में देखो लिमिटेड कंसेप्ट पे कितने सारे क्वेश्चन बने, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने। तो आपके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, वाकई में उनमें ऐसे ही होता है। सर एक और डाउट है। लिमिटेड क्वेश्चन में ही कई सारे कंसेप्ट बनेंगे। टेस्ट से रिलेटेड डाउट है? Yes, sir. तो Estimate the total number of electrons present in 100 gram of water. How देख much? सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं, How? जैसे हमने ये किया था। सर ये तो सेम ही है 300 वाला है। यस सर। तो सर ग्राम को कैसे चेंज करेंगे वो बता दो। जैसे हमने अभी देखो क्या कहता है, हमें पता है मूलर मास का 18 ग्राम था। मूलर मास का मतलब क्या हाँ, होता है? सर, ठीक है। एक मोल इसका वाटर का मास 18 ग्राम है, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल का, है ना? अगर मैं इतने मॉलिक्यूल लूं, एक मोल, तो इतना मास आएगा। यानी अब अगर नंबर मॉलिक्यूल लूंगा तो इतना मास आएगा, है ना? ओके सर, तो फिर हम उतने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, फिर उससे उसका चार्ज निकालेंगे। हाँ, बस सर ये तो सेम इसी वाले से होगा ना। सेम कंसेप्ट है। ओके सर, आगे सर। ठीक है, टेस्ट वाले क्लियर होगा सबके? डाउट? यस सर। ठीक है, जुनैद का डाउट क्या है टेस्ट चार्ज से रिलेटेड? जुनैद बताओ क्या डाउट है आपका? सर लास्ट क्लास से एक डाउट मेरा था। मैं नेम कर लूं। हाँ, लास्ट क्लास का सर एक डाउट मेरा था। सर मैं पूछूं? क्लास से रिलेटेड तो एक डाउट मेरे पास भी है। पहले जैद का डाउट ले लेते हैं। जैद पूछो। सर 1 कूलम में सर कितने फ्रैंकलिन होते हैं? 1 कूलम में कितने फ्रैंकलिन होते हैं? ओके, बताओ भाई। फ्रैंकलिन और हमने कोई रिलेशन तो पढ़ा नहीं ना ऐसे सीजीएस यूनिट का। नो सर। एक फ्रैंकलिन जो होता है, किसी को आइडिया एक फ्रैंकलिन कितना कूलम होता है? स्टेट कूलम जो बात हम करते हैं। सर नेट पे तो मिल गया। 1 कूलम इज इक्वल्स टू 2997999.934 फ्रैंकलिन। 1 कूलम इज इक्वल टू, सर बहुत बड़ा है। एक मिनट, 1 फ्रैंकलिन कितना होता है? 1 फ्रैंकलिन, नो सर, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 कूलम इक्वल टू 2997999.934। सर एक और 9 है। करें? यस सर। एक और 9 है यहाँ पे। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ बन रहा है तो 2.9। एक मिनट चेक कर लेते हैं। सर फ्रैंकलिन किसकी यूनिट होती है? फ्रैंकलिन जो है चार्ज की सीजीएस यूनिट है। जैसे एसआई यूनिट आपकी कूलम है, तो सीजीएस यूनिट आपकी फ्रैंकलिन है। तो 1 फ्रैंकलिन जो होता है, सीजीएस यूनिट क्या होता है? सीजीएस यूनिट क्या होता है? आपका एक सिस्टम ऑफ यूनिट होती है ना, अलग अलग। जैसे हम जो सिस्टम ऑफ यूनिट सर सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। हाँ, हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग मैंने हम जो पढ़ते हैं एसआई यूनिट में क्या करते हैं? मीटर लेंथ की जो यूनिट होती है मीटर होती है। एमटीएस पढ़ते हैं ना सर हम, मीटर किलोग्राम सेकंड। बिल्कुल। मास की केजी होती है,
टाइम की सेकंड होती है, ऐसे सीधे सर सर फ्रैंकलिन को ही सर स्टेट कूलम कहते हैं। सर हाँ, 1.49 सर ग्राम एंड सेकंड। सेंटीमीटर, लेंथ की इसमें सेंटीमीटर होती है, मास की ग्राम होती है, और टाइम की सेकंड ही होती है। तो ऐसे ही सारी यूनिट इसमें चेंज होती जाती है, ये अलग यूनिट होती है यहाँ पे सारी चार्ज। सर फ्रैंकलिन को स्टेट कूलम कहते हैं। हाँ, फ्रैंकलिन को स्टेट कूलम। सर 1 के बाद 4 टाइम्स 9 है। 1 के बाद 4 टाइम, अच्छा ऐसा मत बताओ मेरे को, उस फॉर्म में बताओ कि सिंपल फॉर्म। देखो 1 फ्रैंकलिन जो होता है आई थिंक 3.3 10 टू पावर माइनस 10 के ऐसा कुछ होता है सर। ओके, 1 फ्रैंकलिन जो होता सर है 2.9 into 10 power 9 फ्रैंकलिन is equals to 1 कूलम। यस 2.9 10 टू पावर 9। ओके ठीक है। सर तो एक तो ये बता दो, आपको या तो ये पता होगा या फिर ये पता होगा। बस तो ये हमारे उसमें नहीं है, उतने में जरूरत नहीं है सब पढ़ने की, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो तो सर कितना ऊपर होता है? वाला जो है हम्म, उसमें तो डिवाइड में 1 डिवाइड बाय ये करेंगे, फिर हम आपका आंसर वो आएगा। बिल्कुल, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, इसको डिवाइड करोगे मतलब रिवर्स कि तो आपने ये आएगा। पूरा उसको सिंपल फॉर्म में लिखा है ना। हाँ बिल्कुल। सर एक ये बता दो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ इसको करंट इज इसको 300 एम। इसको फाइनल कर लें, मेरे जेद का क्वेश्चन फाइनल। तो 1 फ्रैंकलिन में इतने कूलम होते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था जैद? आप दोबारा पूछो जैद, क्वेश्चन क्या था आपका? सर क्या? क्वेश्चन क्या था आपका? सर कुछ नहीं। नहीं, क्वेश्चन पूछा था ना आपने, फ्रैंकलिन वाला क्या पूछा था आपने? सर मैंने 1 कूलम इज इक्वल्स टू कितने फ्रैंकलिन होते हैं वो पूछा था बस। कितने होते हैं? ओके, तो ये तो आप नेट पे चेक कर लो यार, ये तो छोटी सी चीज है ना। सर अब पूछो, यस, अब पूछो क्या पूछ रहे हो? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ करंट इज 300 एम। अभी हमने करंट वाले क्वेश्चन किए नहीं ना, अभी कर लिया हमने क्वेश्चन में भी, क्या हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। बताओ कोई कौन बताएगा इसका आंसर? ये कहने की 1 सर एक लेंथ है। 300। दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। 300 एम ए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो दोबारा। हाँ, एक बार पूरा क्वेश्चन बता दो, ये सब लोग पूछ रहे हैं। सर फ्रैंकलिन का सिंबल क्या होता है? सर आ गया सर। फ्रैंकलिन छोड़ो, फ्रैंकलिन मत दो। हाउ मेनी, सर बोलो क्वेश्चन। हाउ मेनी, सर फ्रैंकलिन और फैराडे का। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ करंट इज 300। सर स्मॉल एम और ए, बिग एक एम। सर स्मॉल एम क्या होता है? 3 in 1 minute if 300 मिली एम्पियर, मिली है इसका मतलब, ओके सर। करंट पासेस थ्रू इट। सर मतलब 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यस, मिली मतलब 10 सर टू इसका पावर आंसर 0.18 है कॉलम में। निकाल लेते हैं अभी, आंसर चेक करना पड़ेगा कितना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ लैम्प इन अ मिनट, अगर इतना चार्ज पास होता है। ठीक है, रिलेशन क्या आपस में देखो उनका। करंट हमारा जो होता है चार्ज बाय टाइम होता है। सर चार्ज इक्वल्स टू IT। चार्ज हमारा जो होता है वो बिल्कुल IT IT। हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और कर सकता हूँ, मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो चार्ज को मैं n फिर उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना, n इंटू ई लिख सकता हूँ मैं चार्ज को। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज e होता है, और n मान लो n इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, तो n इंटू ई कर सकता हूँ चार्ज को। तो यस सर। n इंटू ई जो है IT हो गया, तो n हमारा IT बाई ई हो जाएगा। यस सर ऐसे ही करो। यस सर। अब I कितना है आपका? 300 मिली एम्पियर है। 300 मिली एम्पियर है, तो कितना हो जाएगा? टाइम आपका कितना दिया हुआ है? 1 मिनट यानी 60 सेकंड। ऐसा यूनिट 60 सेकंड। ऐसा यूनिट ले रहे हैं यहाँ पे, सेकंड। 60 सेकंड डिवाइड बाय इसका चार्ज। आपको यूनिट सही रखनी है, अगर यूनिट आप गलत रखोगे, मिनट में रख दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। तो ये आपने निकाल लिया, आपको ये करंट पता है एम्पियर में, ये आपका टाइम है, और ये चार्ज है। तो इससे हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ डाउट? सर यस सर। सर ऐसे क्वेश्चन की तरह प्रैक्टिस करा देना। तो धीरे धीरे करेंगे प्रैक्टिस, अभी आपको डीपीपी सर मुझे इसमें इसी क्वेश्चन में एक बात पूछनी है सर। इसको ये जो आपने कहना, मुझे ये तो समझ में नहीं आया। मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया था कि इसमें हमको I पता है और T पता है, हमको Q निकालना है बेसिकली। हमें तो I पता I है, और T पता है, Q निकालना है, ठीक है ना, तो
तो मैंने 300 की 300 डिवाइड बाय, क्योंकि 300 जो था वो मेगा एम्पेयर में था शायद। मिली एम्पेयर में, मिली में ना, स्मॉल एम है ना, मिली में है। ओके सर, तो मिली एम्पेयर को मैंने इंटू करा दिया था 60 सेकेंड से, और फिर वो मेरा आंसर आ गया था। तो ये जो हुआ ये मुझे समझ आपने नहीं जो आया। निकाला है, आपने चार्ज निकाला है केवल अभी। यस सर। तो लेकिन उसने क्या पूछा है? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर इलेक्ट्रॉन्स ओके। पूछे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके पूछे सर। ना, तो आपने चार्ज तो निकाल लिया अभी, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो क्यू को आपको एन ही करना पड़ेगा, तो वहां से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सर मैं इस वैल्यू को डिवाइड कर दूंगी 1.6 से ना। हाँ, 1.6 इंटू 1 डिवाइड हाँ करेंगे तो सर। आपका एन आ जाएगा फिर। ओके सर। ये बन जाएगा सेम आपका जैसे आप ये बना। ठीक है, क्लियर ये डाउट? यस सर, डाउट मुझे है। यस सर। सर जब आपने हमें कल, जब हमने लास्ट लेसन बताया था कि जब हम एक की का यूज एक स्विच की तरह करते हैं, सर आपने हमें वो करना सिखाया था। तो सर हम एक टाइम पे अगर एक को बंद करेंगे तो वहां से चला जाएगा, और एक टाइम को दूसरे को बंद करेंगे तो जो वो सामने से निकल जाएगा। लेकिन सर जब दोनों खुले होंगे, नहीं जब दोनों बंद होंगे सर, दोनों की क्लोज होंगी, उस टाइम पे क्या होगा? वो कहाँ से जाएगा? दोनों जगह से जाएगा, कुछ इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा करंट एक साइड को, तो दूसरी साइड को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो ऐसा कुछ चार्ज आपका सर्किट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया था हमने कोई, सर करंट डिवाइड हो जाएगा। और ऐसा कुछ है तो करंट डिवाइड हो जाएगा, तो करंट इधर को चला जाएगा, कुछ इधर को चला जाएगा। सर एक बार आप अब कितना जाएगा वो हम निकालेंगे, अभी जब पढ़ेंगे ना इसको, पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पढ़ेंगे तो मैं निकालना है कितना जाएगा। यस सर, सीरीज इन पैरेलल। सर एक बार आप ईएमएफ बता दीजिए क्या होता है। ईएमएफ अभी मैं पढ़ा नहीं, बताऊंगा उसे डिटेल में। ईएमएफ नहीं सर, प्रीवियस लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हाँ, लेकिन मैं इसको केवल नाम लिया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, मैं आपको बताया नहीं भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ईएमएफ मैंने बताया नहीं है कि होता क्या है, मैंने केवल आपको नाम बताया था उसका, क्या होता है उसे देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सर बैटरी का सोर्स बताया था कुछ। वो आपको थोड़ा सा भी समझना पड़ेगा, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे ना आगे, मतलब जो ये सब है कूलम्स पे। सर आपने इसको टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताया था। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है एक तरह का, ये वोल्ट में आता है ये भी ऐसे। यस सर। सर दोनों में फर्क होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में थोड़ा फर्क होता है। यस सर एक पोटेंशियल रिलेटेड डाउट था। सर आपने एक फॉर्मूला में बताया था कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट जो है उसको 1/4 पाई इलिप्स नॉट, और फिर सर क्यू बाय आर से हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिट चार्ज के लिए। किसके लिए सर? यूनिट, अगर मतलब पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो यूनिट चार्ज के लिए। हाँ, मतलब यूनिट नहीं, सॉरी, पॉइंट चार्ज अगर रखा हुआ है तो इस पॉइंट पे आप निकालोगे वीपी, तो वीपी हमारा इतना आएगा। यस ठीक है, तो क्या बोलते हैं आप? सर तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे फिक्स चार्ज है तो सर इसके अराउंड अगर हम आर रेडियस पे एक सर्कल ड्रॉ कर दें, आर रेडियस पे, अब सर इस सर्कल पे हर जगह जो हमारा पोटेंशियल होगा वो तो सेम आएगा। बिल्कुल तो सर किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब सर्कल में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा यहाँ पे, अगर पोटेंशियल आपका बराबर है ना, मान लो सब जगह पोटेंशियल इक्वल है। यस सर। तो इक्वी पोटेंशियल हो गया सब जगह, तो इस केस में यहाँ करंट फ्लो नहीं कर सकता। दिस इज द केस इनफैक्ट दिस इज द केस अगर मान लो ये अभी आपने 2D में सोचा है, अगर आप 3D में सोचोगे तो क्या बनेगा? ये सर स्फीयर बन जाएगा, एक स्फीयर बनेगा। तो इसे इक्विपोटेंशियल स्फीयर बोलते हैं। तो इक्विपोटेंशियल स्फीयर के अंदर अगर मान लो ऐसा कुछ कंडीशन है तो यहाँ पे सारे पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा और कोई चार्ज जैसे फ्लो नहीं करेगा। अगर आप इसे जोड़ोगे ना कुछ नहीं होगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ओके सर मुझे पूछना था कि वर्क डन जो होता है वो हमारा Q into V के इक्वल है। हाँ, पहले से क्लियर हुआ आपका डाउट करना? यस सर। तो नहीं करेगा, ये आप डिटेल में पढ़ोगे 12th क्लास में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जब डिस्कशन होता है तो ये करेंगे। आप 1 मिनट रुकिए सब लोग, मैं यहाँ 1 मिनट रुकिए। यस हाँ, अब बताइए नेक्स्ट डाउट क्या पूछना है?
यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे ये पूछना था कि हमारा जो वर्क डन होता है वो Q इंटू V होता है, और वैसे हमने अपने 9th क्लास में पढ़ा था कि हमारा वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो मतलब कि Q इंटू V हमारा इक्वल होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक, हाँ जब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा तो। ओके सर एक बार 1 कूलम कितने बराबर था? क्या बताएं 1 कूलम कितने के बराबर था सर? 1 कूलम की वैल्यू। 1 कूलम की वैल्यू किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, किस चीज में? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भाई, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ होता है, इतना कूलम। आप क्या निकालना चाहते हो कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये निकालना चाहते हो? अच्छा ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, जैसे यूनिटी मेथड हम लगाते हैं वैसे तो करते हैं सर 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हाँ जो भी वैल्यू आएगी, तो यूनिटी मेथड है ना ये भी। यस सर। यस सर। तो यूनिटी मेथड लगाना है बस। जैसे भाई आप बोलते हो कि मान लो 5 स्टूडेंट का वेट 1000 kg है, तो 10 स्टूडेंट का कितना होगा, तो आप बोलते हो 1 स्टूडेंट का इतना होगा, तो 10 का से 10 से मल्टीप्लाई कर दो। सर बैटरीज को जब हम एटमॉस्फेयर में वेट रखते वेट हैं वेट इसको कंप्लीट, जो डाउट कुछ किसने पूछा था, डाउट क्लियर हुआ? ओके हाँ आप बोलिए, बैटरी को जब एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो क्या होता है? सर बैटरी को जब हम ओपन रखेंगे सनलाइट में तो क्या वो एक्सपोज हो जाएगी? ये आप लोग कहाँ पे पढ़ रहे हो आजकल, काफी कॉमन क्वेश्चन आ रहा है ये। यस सर, ये पहले ना मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा था, तो वहाँ पे कृष्णा ने पूछा था, आपने इसका आंसर दिया था, लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आया था, क्योंकि बैटरीज को समटाइम्स तो वो एक्सपोज नहीं होते और कुछ टाइम हो जाते हैं, तो जब एक्सपोज होती हैं उसका बेसिक रीजन क्या होता है? देखो ये तो हमारे उससे बाहर है, तो बहुत सारी चीजें जो हमारे वो नहीं है। कई सारी बैटरी तो जो होती है सनलाइट में चार्ज होती है, एक्सप्लोड होती है, उनकी चार्ज रहती है कई सारी बैटरी, और कई सारी चार्ज नहीं होती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सनलाइट में एक्सप्लोड होगी, मतलब डिपेंड करता है किस चीज़ की बैटरी है, उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन हो रही है, किस तरह से वो बनी हुई है, उस पर डिपेंड करेगी। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता कि ब्लास्ट करेगी। ओके सर। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ब्लास्ट करेगी, केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ओके तो यहाँ तक क्लियर हुआ सब लोगों को जो हमने पढ़ा अब तक? सर यस सर। यस सर। तो ये टेस्ट काफी हेल्पफुल था। टेस्ट से आपको पता चला है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है। यस सर। यस सर। ओके तो देखो अभी हमने बहुत कम चीजें पढ़ी हैं, लेकिन उससे काफी चीजें क्वेश्चन काफी बन गए थे। तो लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे मैं दोबारा एक बार बैक आ रहा हूँ। ये हम लोग सिंबल की बात कर रहे थे। इस बार टेस्ट में कोई सिंबल पूछा था मैंने कोई? यस सर, रजिस्ट्रेशन रियोस्टेट आया था। सर रियोस्टेट का। यस सर रियोस्टेट आया था। सर रियोस्टेट आया था। सर रियोस्टेट ये वाला। यस सर। तो सबने आंसर सही लगाया? यस सर। यस सर। ओके ओके तो देखो हम लोग बल्ब का पढ़ चुके थे लास्ट टाइम पे, कि हम देख चुके थे कि ऑफ और ऑन कंडीशन का अलग अलग सिंबल होता है, खुली हुई की या बंद की। अब आप तो मतलब भी समझ गए होगा, अब इसका मतलब क्या होता है। जब मैंने वो दिखाया था ना कॉपर वाला पूरा, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ऑन है। यस सर, रेजिस्टेंस बॉक्स जब आपने दिखाया तो सर उससे समझ आ गया था। अब समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये ऑफ अगर होगी तो आप हटा दोगे यहाँ से की बीच में से। सर आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आप लोगों आ रही है सर, क्लियर है। क्लियर है। क्लियर आ रही है। अच्छा ज्यादातर लोगों को क्लियर आ रही है। तो यहाँ से कुछ होता है। एक बार नेट को करके देखो, दोबारा कनेक्ट करके देखो, हो सकता है नेट में इशू हो कुछ। सर ये फ्यूज का सिंबल है जो साइड में। स्विच का सिंबल ये होता है, ये ऑफ सर फ्यूज फ्यूज। हाँ फ्यूज में भी आ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है। स्विच के लिए ये हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम पे। तो स्विच को कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो कर जाएगा, और अगर आप खोल के रखोगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये सर स्विच डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर देता है। बिल्कुल। तो ये हाँ ये ऑफ कंडीशन और ऑन कंडीशन है ये। फिर रेसिस्टर हम पढ़ चुके हैं, रियोस्टेट पढ़ चुके हैं, एमीटर वोल्टमीटर मैं बता चुका हूँ लास्ट टाइम। अब इसमें 3 चीजें रह गई हैं, एक तो ये फ्यूज और अनकनेक्टर और ये
तो देखो फ्यूज, पहले तो ये कर देते हैं अनकनेक्टेड कंडक्टर। इसका मतलब ये है कि जो वायर होती है, अगर ऐसा आप सिंबल बना रहे हो किसी का, उसका मतलब वायर पास हो रही है दूसरे को विदाउट टच करे हुए, है ना, विदाउट टच करे हुए पास हो रही है, तो ऐसा हम सिंबल कई बार यूज कर लेते हैं। और जब कनेक्टेड होगी, या तो हम ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं, अगर वो कनेक्टेड होंगी आपस में तो हम यहाँ पे डॉट बना देंगे, हमने कनेक्ट किया हुआ इन दोनों को। तो अगर ये कनेक्ट होंगी तो एक दूसरे को टच कर रही होंगी, और अगर ऐसा सिंबल होगा तो कनेक्ट नहीं हो रही, डॉट टच नहीं कर रही में होंगी। हम कनेक्टेड होंगी, और अगर हमारा सिंपल ऐसे होगा, डॉट नहीं होगा, तो अनकनेक्टेड ही होंगी। यस, ये अनकनेक्टेड होंगी। सर वोल्टामीटर एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, पहले तो वोल्टामीटर, चलो अभी करते हैं इसको, पहले मैं कंप्लीट कर लूँ। सर ये आपने ऑन और यस ऑफ सर। सिंबल किसको बताया? ऑन और ऑफ, ये सर माइक म्यूट हो गया। सर म्यूट कर दिया आपने। सर आपका माइक म्यूट है। ओके, अभी आई आवाज? अभी आई? यस सर। यस सर। ओके, यस यस तो ये जो सिंबल था ये स्विच का था, स्विच का यहाँ पे लिखा था ना ऑन और ऑफ, तो ये लिखा था यस मैंने। सर। सर ऑन के लिए एरो लगा। यस हाँ, सर। और अभी तो होगा जब वायर को कनेक्ट करोगे यहाँ पे, तभी तो करंट फ्लो करेगा। अगर आप वायर को कनेक्ट ही नहीं करोगे, बीच में गैप ओके यस होगा, सर, सर। वो तो फ्लो ही नहीं करेगा करंट, तो ऑफ बोलेंगे उसको हम, है ना। सर जो यस हमारे सर। की होती है, वो हमारे करंट की डायरेक्शन चेंज करती है, और जो स्विच होता है वो उसको रोक देती है, यही है ना? सर प्लग की समझ नहीं आया नहीं, की जो होता है क्या वो, होता है। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था की। यस सर। सर सर बस एक बार आप बस इतना क्लियर कर दीजिए, जो की होती है वो डायरेक्शन चेंज करेगी, और जो स्विच होता है वो बिल्कुल करंट का फ्लो बंद कर देता है। नहीं, उल्टा होता है, की जो है वो फ्लो को बंद कर देता है, और डायरेक्ट स्विच जो है डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कैसे सर, एक बार बता सर दो। जो हमने प्रीवियस सर्किट्स बनाए थे, उसमें पहले आपने जब की लगाई तब बताए थे कि उसमें हमने उसके जो डायरेक्शन थी करंट के फ्लो करने की, वो चेंज कर दी थी, और स्विच जब ओपन हो जाएगा, ऑफ होगा हमारा, तो वो तो हो ही जाएगा ना करंट का फ्लो बंद। नहीं, मान लो कि आपने ये सर्किट बनाया, ठीक है, यहाँ पे की लगाई आपने, अब करंट इसमें फ्लो करेगा सर्किट में, मान लो आपने की को लगा रखा है यहाँ पे, तो करंट फ्लो कर रहा है। और अगर हमने की हटा दी यहाँ से तो क्या होगा? करंट सर फ्लो करंट करेगा। फ्लो बंद हो जाएगा। करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा सर। क्यों बंद हो क्यों जाता है? सर, ऐसा सर क्या बीच में कोई करने की? मीडियम है ही नहीं ट्रेवल करने के लिए सर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना कि यहाँ पे गैप आ जाता है बीच में, अगर आप यहाँ पे गैप यस क्रिएट सर। यस। तो तो सर गैप उसको अगर आप रेजिस्टेंस फेस करना पड़ जाता है बहुत ज्यादा। यस सर। आप ये मान लो भाई ये तार थी, इसमें करंट फ्लो मेरा कर रहा था, डाउट भी था उसमें, आपने क्लियर कर दिया था, जो कि मैं की को दोनों कनेक्ट कर दे तो। हाँ, मान लो कि भाई अगर ये वायर है और वायर में करंट फ्लो कर रहा है, अब मान लो मैं इस वायर का इतना पीस काट दूं, ऐसे कर दूं, तो करंट फ्लो करेगा क्या? नो नो सर। नो नो सर। सर। सर वही नहीं चीज करेगा। तो स्विच में भी होती है ना। हाँ, मैं यस अभी सर। स्विच आ रहा हूँ, स्विच पे आ रहा हूँ। फिर अभी देखो की में ये होगा, अब मान लो मैं इस पीस को उठा के दोबारा यहाँ पे लगा दूं, टच करा दूं, अब फ्लो करेगा? यस सर। यस सर करेगा। यस सर करेगा। तो जब आप इसे टच करा के रखोगे तो फ्लो करेगा, और टच नहीं कराओगे तो नहीं करेगा। यस सर। ये अब होगा। बैटरी डाल देते, चार्जर डाल देते हो ना। हाँ, तो की में भी ऐसी होता है, की में ना यहाँ पे गैप यस होता है, सर। और की क्या होती है, कॉपर की चीज होती है, आप अगर उसको वहाँ पे टच कराते हो तो करंट फ्लो कर जाता है, अगर आप उसे हटा देते हो तो करंट फ्लो नहीं करता है। तो ओके सर, ऐसा अगर हम स्विच। टच करा के रखते हैं तो ये वाला सिंबल बनाते हैं, यानी ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑन बोलते हैं हम लोग। और अगर हम उसे निकाल के रखते हैं बाहर उस पीस को, तो हम बोलते हैं कि ये ऑफ है, कि आपने नहीं लगा रखी है। सर ये इतना, की के लिए है ना वैसे? ये की के लिए सिंबल है दोनों। ओके सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। म्यूट किया है, कैसे होगा आपका म्यूट? माइक म्यूट हो गया। ओके, तो ये समझ में आया इतना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि स्विच और की में क्या फर्क होता है? दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है दोनों में? तो उसको दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में।
वाली स्लाइड देख लेते हैं। की का काम क्या है कि या तो स्विच करंट को जाने दे रही है या फिर रोक रही है, कि यही काम कर रही है केवल। यस सर। यस सर। आप देखो स्विच क्या करता है। स्विच जो है ऐसा होता है जहाँ पे आपका 2-3 रास्ते होते हैं करंट को जाने के लिए। मान लो ऐसा कोई सर्किट है। सर ये जरूरी है कि सर्किट, अब यहाँ पे तो 2 सर्किट इन्वॉल्व हो गए, तो हमेशा स्विच के केस में 2 सर्किट हो गए। यस बिल्कुल, स्विच में जब आपकी जरूरत ही नहीं पड़ती, आपको यहाँ पे 2-3 रास्ते होते हैं वो करंट। यस सर, पर अगर 2-3 रास्ते ना हो, सिर्फ एक ही पाथ हो तो स्विच और तब तो हमें स्विच की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम की यूज कर लेंगे। अगर एक ही रास्ता होगा तो हम की यूज करेंगे फिर, है ना, स्विच की जरूरत नहीं है। यस सर। अब देखो स्विच क्या करता है। स्विच जो है आपका मूवेबल होता है, मतलब आपने मान लो यहाँ से और यहाँ पे आपने कनेक्ट किया हुआ है इसको, ठीक है, तो करंट आपका जो फ्लो करेगा वो ऐसे फ्लो करेगा। यस सर। ओके, अब मान लो स्विच को उठा के आप इसको मूव करा सकते हैं। की को आप ऐसे हटा नहीं सकते, लेकिन स्विच को आप यहाँ से हटा के यहाँ कनेक्शन ला सकते हैं। यस सर। यस सर। तो मान सर लीजिए पर ये जो होता है सिर्फ 3 सर, जिनके 3 वो होते हैं आउटपुट और इनपुट, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं सर, उसी में तो वर्क करेगा। नॉर्मल जो 2 ये ज्यादा हो उससे, 3 या ज्यादा हो वहाँ पे हम स्विच यूज कर सकते हैं। यस सर। सर 2 ही हो सिर्फ उसके। नहीं 2 मतलब ये वाला केस बोल रहे हो आप? यस सर। सर इसी में तो नॉर्मली तो सर यही वाला केस होता है ना। तो यहाँ पे हम यूज नहीं करते हैं, स्विच की जरूरत ही नहीं पड़ती ना हमें। सर जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब से लेकर फ्रिज तक जो भी सर्किट उसको होते स्विच हैं, हम, हाँ उसको स्विच बोलते हैं, लेकिन वो की होता है बेसिकली। ओके। तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा, तो आपने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। यस सर। करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, है ना। और मान लो आप ऐसे कर लेते इसको कि आप जो है समथिंग कुछ ऐसा कर लेते। सर रेजिस्टेंस बनाया ये आपने? हाँ जो मैं ऐसा बना रहा हूँ ये सर जो घरों में लगते हैं वो की होते हैं। उसको मैंने की, जिसका फंक्शन है वो एज अ की है, एज अ स्विच नहीं है वहाँ पे। सर ओके सर। सर अगर यस सर अगर हम स्विच को ऑफ कर दें तो सर उसका फंक्शन तो लगभग की के सेम ही हो जाएगा ना। हाँ मैंने स्विच जो है की का काम कर सकता है, लेकिन की जो है स्विच का काम नहीं कर सकती। ओके सर। ओके सर। और सर रेजिस्टेंस जो होता है वो तो कम वोल्ट क्रिएट करेगा ना। रेजिस्टेंस को भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। रेजिस्टेंस में कई सारे आपके डाउट है, मैं देख रहा हूँ। सर अब ऑमलो पढ़ेंगे आज या बाद में पढ़ेंगे? अभी देखते हैं क्या आता है। अभी कितना क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो टेस्ट के डाउट्स कर रहे हैं हम। ओके सर क्वेश्चन सारे एंड में कराओगे? अभी शुरू में करते हैं, वही करते हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, बताओ इसका क्या आंसर आएगा। सर बैटरी। सर बैटरी और सेल, ठीक है। बैटरी और सेल। बैटरी। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? एक मिनट रुको, किसको आता गलत हो। कौन नारायण, ऋषभ और सर मैं। सर अच्छा सब लोगों ने हैंड रेज, ऐसा सबने हैंड रेज किया है। ओके चलो ऋषभ से पूछते हैं। ऋषभ बताओ। सर इसका मतलब ये होता है कि सर हमारे पास 2 पॉइंट्स है, तो सर हमको 1 कूलम ऑफ चार्ज को जो है 1 जूल वर्क करवा के ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचाना होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स का 1 वोल्ट हो गया। ठीक है जैद। जैद सर वर्क डन बाय 1 कूलम चार्ज, 1 joule of work done by 1 coulomb of charge. If 1 joule of work is done to move a 1 coulomb charge from point A to B,
then Yes, we sir. say potential difference Then we between say potential difference is equals to 1 volt. 1 वोल्ट। ठीक है, कोई ऐड करना चाहेगा इसमें? शगुन ऐड करना चाहोगे कुछ? मुझे जैद का समझ में नहीं आया, जैद ने क्या बोला? सर मेरे अकॉर्डिंग जब 1 जूल वर्क जो डन होता है टू मूव 1 कॉलम चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तब हमारा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बिल्कुल ठीक है। और कोई ऐड करना चाहेगा कुछ? दिस इज ओके? सर सर वोल्ट और वोल्टेज सेम। सर हम ये नहीं कह सकते ए पोटेंशियल और बी एक मिनट। पोटेंशियल के बीच में कितना डिफरेंस है और कितना वर्क डन कराना पड़ेगा ए से बी तक जाने के लिए, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सर सेम है क्या? कॉन्सेप्चुअली एक मिनट को, एक बार कृष्णा का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप ये नहीं बोल सकते कि इनका जो पोटेंशियल होगा उसका डिफरेंस है। सिंपल कॉन्सेप्चुअली सही है, लेकिन स्कूल में लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। स्कूल में ये लिखना पड़ेगा हमें कि जो Yes, हमारी sir. स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि अगर 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए 1 जूल का वर्क करना Yes. पड़ता है। सर यही पूछ रहा Yes. था क्योंकि बुक में ऐसे नहीं लिखा था, पर आपने ऐसे ही बताया था। हाँ, तो कॉन्सेप्चुअली व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। इसका जो पोटेंशियल है और इसका जो पोटेंशियल है दोनों का डिफरेंस है ये। Yes, sir. लेकिन Same बात मैंने मतलब verify मैं की। सर्किट बना लूंगा, पर पेपर में लिख के आऊंगा तो नहीं मिलेंगे नंबर। नहीं, पेपर में तो वही लिखना है जो एनसीईआरटी बोलती है या आपके स्टूडेंट जो बोर्ड की बुक्स में लिखा हुआ है। सर पर मेरे जो टीचर हैं सर वो तो कंसेप्चुअली देखते हैं लेकिन सर, बोर्ड मेरा में, छोड़ के बस। लेकिन बोर्ड में आपका पेपर कौन चेक करेगा पता नहीं ना, बोर्ड में किस टीचर पे पेपर जाएगा। सब बोर्ड नहीं होंगे ना हमारे। क्यों? सर नई एजुकेशन पॉलिसी है। आप लोग ड्यू में आ रहे हो? 10th वाले जो भी गए हो? नो सर। सर एक चीज पूछनी थी सर, आपने एक बात बताई थी। एक मिनट पहले, इसके पहले कोई और भी पूछ रहा था, तो 1 जूल वाला था, कोई बीच में किसने कुछ पूछा सर था? वोल्ट और वोल्टेज सेम है। हाँ, वोल्ट और वोल्टेज सेम है क्या? तो वोल्टेज जो है उसकी यूनिट वोल्ट है। वोल्टेज क्या होती है? जो वर्क डन करना पड़ता है वो सब जो है ना, इसकी यूनिट है। वोल्टेज इज अ क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है। यस सर। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही वोल्टेज कह सकते हैं। हाँ, बोल सकते हो उसे। पोटेंशियल और वोल्टेज एक चीज होती है। सर इसका सर इससे रिलेटेड पूछना है दोनों से। जस्ट अ मिनट, पहले कंप्लीट कर लूं। यूनिट इज वोल्ट। अभी क्लियर हुआ जो डाउट पूछा था आपने कि वोल्टेज और वोल्ट सेम है क्या? यस तो सर। यूनिट है, यूनिट है। ठीक है, जब मास का केजी है, ऐसी वोल्टेज का वोल्ट ही है। बस ये है, नाम दोनों का सेम है लेकिन अलग अलग चीजें हैं। यस जय, क्या बोल रहे हो? क्या आपका डाउट है? सर आपने बोला है पोटेंशियल और वोल्टेज एक ही है दोनों। सर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अलग अलग है? अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे फिर आप वोल्टेज डिफरेंस बोलोगे। सर तो मैंने तो पढ़ा था सर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एक ही होता है। नहीं, थोड़ा फर्क होता है। वोल्टेज डिफरेंस बोलेंगे फिर हम, है ना। वैसे वोल्टेज बोल देते हैं कई बार कि वोल्टेज इतनी है उनके बीच में, लेकिन उसका मतलब एक्चुअली वोल्टेज का डिफरेंस होता है। सर वोल्टेज का भी डिफरेंस? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली अगर आप जाएंगे तो वोल्टेज डिफरेंस होगा, लेकिन जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं ना टर्म्स, हम वोल्टेज बोल देते हैं जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को। यस सर, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन हमें बोलना चाहिए वोल्टेज का डिफरेंस बोलना चाहिए दोनों पॉइंट में। ओके, लेकिन ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर डन। डन। ओके, बाकी लोग? सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। Sir done. इस बार किसी न्यू स्टूडेंट को मौका देते हैं, है ना। लावण्य जैन, यस। डन। लावण्य वांट टू से गिव द आंसर? नो। नारायण? यस सर मैं बताऊं? नारायण सर जो एनर्जी होगा सर वो हमारा वर्क डन के इक्वल होगा। इसमें वर्क डन हमारा 6 जूल आ रहा है। तो सर जो एनर्जी एक, यस सर 6 जूल्स। ओके, कैसे? तो सर जो एनर्जी, सर हमारा जो वोल्टेज होता है वो, मतलब सर वोल्ट जो हम निकालते हैं वो चार्ज। मींस आप ये कह रहे हैं? यस सर। तो सर वोल्टेज हमारा 6 दिया हुआ है और जो चार्ज है वो 1 कूलम का है। तो सर एनर्जी हमारा 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कोई इसमें और कुछ बोलना चाहेगा इसके अलावा? सर अगर इसमें सर पावर और टाइम दे रखा होता? अभी बताता हूँ।
पावर और टाइम। ओके ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? अगर सर मैं ये पूछना था कि जो हमारा जूल होगा वो हमारा वोल्ट इनटू कॉलम के इक्वल होगा, मतलब कि 1 जूल इक्वल होगा 1 वोल्ट इनटू 1 कॉलम, पूछ सकते हैं। है ना? ओके जैद कह रहे हैं कि अगर पावर दिया होता और क्या दिया होता? सर टाइम। ठीक है, और सर तो P इंटू T लग जाता ना। हाँ, तो फिर आपकी जो एनर्जी होती है वो पावर इनटू टाइम होती है। एनर्जी पावर इनटू टाइम होती है, वर्क के बराबर होगी। वर्क आपका V इंटू Q होता है, तो वहां से रिलेट कर सकते थे कुछ। सर ये VQ क्या है? अच्छा ओके नेक्स्ट ऐसे तो हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से भी एनर्जी निकाल लेते। कॉम्प्लेक्स होता बहुत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। सर डन। सर डन। सर 24 जूल। सर डन 20 सर 24 जूल। क्वेश्चन की तरह ही होगा, फॉर्मूला अप्लाई करके 24 हो जाएगा 2 W is equals to Q। 2 इंटू 12 हो जाएगा यहाँ पे ना, इस केस में। यस सर। यस सर। ओके ठीक है, 24 जून। ओके अब है आगे में। सर अभी एक क्वेश्चन दिखाया था आपने। क्वेश्चन वो तो आंसर था। सर आंसर था वो। ओके सर। बोर्ड में भी ऐसे ही करना है एक्सप्लेन, मतलब पहले एक्सप्लेन फिर ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। बोर्ड में तो नंबर नहीं सर डायरेक्ट नहीं कर सकते, मतलब फॉर्मूला सर डायरेक्ट हम अगर लिखे कि गिवन ये है तो फाइंड ये है और फिर फॉर्मूला लगा कर दें तो वो नहीं होगा। डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ऐसे 1-2 मार्क्स का है तो ठीक है, आप लिख दो गिवन ये है। अगर ज्यादा मार्क्स का है तो फिर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना। सर पहली बार से ज्यादा मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। हाँ, ज्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन ऐसे तो नहीं पूछेंगे डायरेक्ट। बेसिकली 2 से ज्यादा नंबर में नहीं होगा। हाँ, तो आप गिवन लिखोगे, आप गिवन क्या है और वो क्या है तो वो लिखना पड़ेगा। लेकिन 1-2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, मतलब डायरेक्ट नहीं होगा कि आप डायरेक्ट ऐसे लिख दोगे कि कैसे, जैसे मैं लिखूं। अगर आप ऐसे कर दोगे तो फिर नंबर कट सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कैसे लिखना है पेपर में, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग आर्ट है। ओके, तो अब हम करंट की बात कर लेते हैं। तो करंट में सबसे पहले करंट जिससे फ्लो करता है वो मटेरियल की बात करते हैं। दैट मटेरियल कैन बी कंडक्टर। तो कंडक्टर के थ्रू करंट आराम से फ्लो कर जाता है। यस और जहाँ पे हम चाहते हैं हमें कि शॉक ना लगे, वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं फिर? इंसुलेटर बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर। दे आर बैड कंडक्टर, डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, या हम बोलेंगे कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यस सर। तो दे आर नोन एज इंसुलेटर। यस सर। गुड कंडक्टर सर वायर में ही दोनों एग्जांपल आ जाते हैं। कंडक्टर के एग्जांपल क्या है गुड कंडक्टर का? सर कॉपर सिल्वर गोल्ड एल्युमिनियम। सारे मेटल्स जो हैं वो हमारे कंडक्टर। तो सारे मेटल्स। ठीक है। और नॉन मेटल इसमें आ जाएंगे इंसुलेटर में? यस सर। नॉन मेटल। यस सर, जनरली नॉन मेटल। मेरे को एक सर एलॉय और मेटालॉय अलग चीज है या फिर सेम है? केमिस्ट्री में एलॉय सर अलग है। क्या डिफरेंस होता है? सब बिल्कुल अलग है सर, बहुत अलग है सर। मेटलॉइड तो एलॉय जो नॉन मेटल एक तरीके से दो से ज्यादा एलिमेंट्स के सर मिक्सचर्स होते हैं। यस सर। सर होमोजेनस आई नो सब मेटलॉइड जबकि एलिमेंट्स होते हैं। हमारा जो वो होते हैं मेटालॉइड्स, उनमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेटल्स की भी होती है कुछ और कुछ नॉन मेटल्स की भी। और एलॉय जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं मैटर नॉन मेटल के, मतलब कि उनमें भी दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। तो इस तरीके से तो हम उन दोनों को इक्वल सर ये जरूर नहीं है सर। एलिमेंट है मेटलॉइड और नॉन, और एलॉय जो है मिक्सचर्स हैं। एलॉय तो मिक्सचर हो गया ना, मान लो आपने कोई सर वो एक मिक्सचर है ये। इसके पास सबकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर। सर एलॉय की प्रॉपर्टी सेम नहीं होती जिससे वो मिलके बना होता है।
और सर ये जो होता है एलिमेंट्स के मिक्सचर होते हैं, जबकि मेटलॉइड जो होते हैं वो बोलो क्या? सर मेटलॉइड्स खुद एलिमेंट्स होते हैं, जैसे जिनॉन, सर सिलिकॉन, जर्नियम है ना, बोरॉन, ये सारे हमारे एग्जांपल हैं मेटलाइट के। यस सर। लेकिन सर मैं ये नहीं पूछूं, मैं ये पूछूं कि जैसे अलॉय हमारा कॉपर यहाँ पे गोल्ड से बन रहा है, तो उसमें दोनों की मतलब कि थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉपर की होंगी, थोड़ी बहुत उसमें गोल्ड की सर होंगी ना। पूरी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। हाँ लेकिन हाँ वो भी है। दूसरी बात ये यहाँ पे एक्चुअली कि ये एलिमेंट नहीं है ना, ये तो कोई मिक्स होके बना है ना दो एलिमेंट का। ये तो एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। कोई बॉन्ड नहीं है इनके इलेक्ट्रॉन्स में। ओके सर, है ना, ये तो एक मिक्सचर है एक तरह का। एलॉय जो एक मिक्सचर है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, प्योर एलिमेंट नहीं है। ये सर एलॉय जो है मिक्सचर और मिक्सचर की जो वो प्रॉपर्टीज लेते हैं वो अपने उनसे बने हैं सर, उनसे भी ले सकते हैं, या फिर उनकी एक दो प्रॉपर्टीज एकदम अलग भी हो सकती हैं। अलग भी हो सकती है बिल्कुल, है ना, तो वो भी हो सकता है। ओके चलिए, तो और सर एलॉय और मेटलॉइड दोनों ही सेमीकंडक्टर होते हैं ना? हाँ दोनों ही इन बिटवीन होते हैं, मतलब कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर। सर अलॉय कैटलिस्ट होते हैं क्या? एलॉय कैटलिस्ट हो भी सकते हैं, कई सारे होते भी हैं आई थिंक। सर फिर ये डिफरेंस हो गया ना, मेटलॉइड्स तो सारे कैटलिस्ट होते हैं। ये सारे तो नहीं मैं बोल सकता कि सर सारे मेटलॉइड कैटलिस्ट होते नहीं। सारे होते हैं सर बताया सर मेरे सर ने सर कुछ बताए थे सर, जैसे सिलिकॉन वगैरह के बताया था सर, सारा तो नहीं बताया। सर प्रॉपर्टीज जो है फर्स्ट चैप्टर में जब लिखवाई थी, तीन हमें दे रखे थे, मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल, तीनों में से लिखवाई थी मेटलॉइड की 3 प्रॉपर्टीज। सर उसमें थी सर उसमें थी, लेकिन उसमें तो ये था ना कि उसमें से कुछ हो सकते हैं कैटलिस्ट। ये सर कुछ बताया था सर ने, ये नहीं सर बोला कुछ नहीं लिख। सर केमिस्ट्री में बताया था सारे नहीं होंगे, ठीक है आप देख लेना, केमिस्ट्री में तो डिस्कस कर लें, तो केमिस्ट्री का पॉइंट है ना। ओके अब देखो, जो आपकी एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है बेसिकली ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रही है। यस सर। यस सर। एक बार सर प्रीवियस स्लाइड का लास्ट पॉइंट बता दो। इलेक्ट्रॉन, ओके ये यहाँ पे ये आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए। दे हैव लूजली बॉन्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ओके सर फिर ठीक है। और अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस गैसेस डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो गैस जो है नॉर्मल कंडीशन पे नहीं करती, हाई वोल्टेज पे कर लेती है। सर एक बार आप पीछे कर दो। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं उनके पास, और नॉन मेटल के पास क्यों नहीं होते? सर आई थिंक वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो वो बॉन्ड्स बनाने के लिए निकालते हैं, वो वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उनके लूजली बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, आपके कहते हैं जो आपका मान लो इस टाइप का होता है 2881 करके ऐसे कुछ है मान लो। यस सर। पीछे रहना, अगर लूजली बॉन्ड है ये तो आराम से बाहर जो है घूम सकता है ये, लेकिन अगर मान लो बहुत स्ट्रांगली ऐसे 2887 करके ऐसे कुछ कैरेक्टर है, तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं काफी स्ट्रांगली। यस सर। सर मेरे को मेटल्स का तो पता है सर, मैंने मेटल्स का नहीं पूछा, मैंने पूछा ग्रेफाइट जैसे कुछ एक्सेप्शन है, वो कैसे घूम लेते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसका स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल रिंग के ऊपर रिंग होती है, तो उसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बीच में अवेलेबल होते हैं, तो वो ये सर उनके स्ट्रक्चर में एक अच्छा। हाँ तो उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। डायमंड और ग्रेफाइट जैसे दोनों कार्बन के वो हैं, लेकिन डायमंड जो है बैड कंडक्टर है और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उनके स्ट्रक्चर में ये सर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में शायद 4 होते हैं ऐसे। सर किसी का माइक ऑन है? माइक बंद कर दो भाई, कहीं से शोर आ रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग कैसे है आपकी। जैसे कार्बन है तो कार्बन और कार्बन जब ग्रेफाइट बनाता है तो अलग बॉन्डिंग होती है, और कार्बन जब डायमंड बनाता है तो अलग बॉन्डिंग होती है। तो कौन से बॉन्डिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा। यस सर ग्रेफाइट में सर उसमें 4 में से केवल 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं हर जगह बॉन्ड बनाने में। ओके, तो अगर 4 में से 3 होते हैं तो देन एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता होगा, वो कंडक्ट करता होगा इलेक्ट्रिसिटी। ये बॉन्डिंग तो भी सीखेंगे ना केमिस्ट्री में, ये तो केमिस्ट्री में आएगा। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण से आपकी इलेक्ट्रिसिटी
फ्लो होती है तो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यस सर, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट होगी और यू कैन से कि इट इज अ गुड कंडक्टर। लेकिन अगर फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंडक्ट होगी, देन यू से इट इज अ बैड कंडक्टर। सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं जिनके आया, पास जो भी आउटर इलेक्ट्रॉन मोस्ट फ्री शेल मूव में कर सकते 4 हैं। इलेक्ट्रॉन्स होंगे वेट कृष्णा, वेट वो वेट 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 कृष्णा, क्या बोल रहे हैं आप? क्या समझ में नहीं आया? सर ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव वाला जो भी आपने बताया वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, देखो आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है सेंटर पे, है ना, और इलेक्ट्रॉन इससे अटैच्ड है, मतलब अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये प्लस होता है ये माइनस होता है। यस तो अगर ये अट्रैक्ट इससे हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये अब डिपेंड करता है कितना अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। अगर कम अट्रैक्ट हो रहा है तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यूजुअली कम अट्रैक्ट होते हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉन बाहर की साइड होते हैं इसमें, यस सर। तो ये इजीली मूव कर पाते हैं। तो जब कई सारे आपके जो मेटल होता है, मेटल में एक एटम तो होगा नहीं, अब तो लाखों एटम होंगे। यस सर। तो कई सारे Yes. है ना, कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लो ये कई सारे इलेक्ट्रॉन है जो आराम से मूव कर सकते हैं। तो तो जब सर आप नॉन मेटल में क्यों नहीं कर पाते? नॉन मेटल में ये होता है एक्चुअली, न्यूक्लियर चार्ज होता है ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब इसके लिए आपको केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देखो ये जैसे ये है, मान लो 2 8 8 1 है मान लो, तो इस पे जो है शेल जो है इसकी, ये वाली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल पे है ना, यस सर। चौथी शेल में है, तो ये इतना दूर है इससे। और अंदर कितना चार्ज है न्यूक्लियस पे, कितने प्रोटॉन है? सर 19 19 photons. 19, क्योंकि 19 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2 और 8 10 और 8 18 19, तो यहाँ पे 19 प्रोटॉन है ना। यस सर। अच्छा, अब मान लो कॉन्फ़िगरेशन में नॉन मेटल की लिखता हूँ, यहाँ पे मैं 7 कर देता हूँ इसे। अब कितने प्रोटॉन हो गए अंदर? सर 27 25 होंगी मेरे ख्याल से। यस सर 25 होंगे। Like for 6 increase. 25 प्रोटॉन। और शेल बड़ी, क्या कोई शेल बड़ी यहाँ पे? नो सर। नो सर। शेल तो वही है फोर्थ शेल में, तो अट्रैक्ट हो जाएंगे ज्यादा, इससे अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, शेल जो अंदर को अट्रैक्ट होगी, Yes sir. है ना। तो ये जो सर। इलेक्ट्रॉन मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से कंप्लीट करने दो पहले। तो ये शेल जब अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली मूव नहीं कर पा रहे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि दोनों में शेल तो सेम है, ये भी जो इलेक्ट्रॉन है चौथी सेल में है, ये भी इलेक्ट्रॉन चौथी सेल में है, लेकिन इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है अंदर की साइड से, तो ये इजीली मूव नहीं कर पा रहे, और इस पे कम फोर्स लग रहा है तो ये इजीली मूव कर पा रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस। यस सर, जो ज्यादा आउटर शेल में होते हैं सर वो बाहर निकल जाते हैं एटम से। अगर मान लो शेल एक एक्स्ट्रा होती तब तो बात कुछ और होती, तब मैं कुछ और कंपेयर करता, लेकिन यहाँ पे सेम सेल में कंपेयर हो रहा है। तो सेम सेल में अगर आपके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स आपका बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन आराम से मूव नहीं कर पाएगा। सर ये वाली चीज समझ आ रही है। ये नीचे जो है ना इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करने का, एक बार आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। कौन सा? सर ये जो आपने लिखा है पॉजिटिव, जब आप शिवांश को समझा रहे थे। यस सर। ये तो बता रहा था, ये तो चीज है और क्या है, सेम तो है। यस सर। सर मेरा ये डाउट है कि जो हमेशा फोर्थ शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 टू लूज में नहीं होते ना 10 टू गेन में होते हैं सर। फिर ग्रेफाइट ही सिर्फ कर पाता है क्योंकि शेल बढ़ जाते हैं तो उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ जाता है, जिस कारण से जो सर इस कारण से एक और भी उसके कारण साइज जो होता है पूरे एटम का वो भी डिक्रीज हो जाता है सर। पर ये जो 4 शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, इनके पास जो बाकी सारे हैं ग्रेफाइट के अलावा, इनके पास ये क्या करते हैं, गेन करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, जबकि ये टाइटली पैक्ड होते हैं। फोर्थ शेल का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर आपका हीलियम, मतलब लास्ट आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप लास्ट के शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो डिपेंड करता है कौन सा आपका शेल, कौन सा पहला मैंने दूसरा शेल है या तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, कौन सी, किसकी बात कर रहे हो आप? यस सर। यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहाँ की बात कर रहे हो आप? सर आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एलिमेंट। अच्छा, अगर 4 हो तो क्या होता है फिर उस केस में? सर उस केस में ना वो गेन में आता है ना वो लूज करने वालों में आता है। तो सर बाकी सब ग्रेफाइट को छोड़ के सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स वाला नहीं शो करते, पर सिर्फ ग्रेफाइट ही करता है क्योंकि उसके पास
रिडक्शन फोर्स इतना नहीं होता। तो सर इनके पास जो बाकी सारे एलिमेंट बचे, ये गेन करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स? सर ये शेयर करते हैं साथ से। मेनली शेयर करते हैं। मेनली जो इनका होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये लोग। सर कोवेलेंट बॉन्ड, कॉन्वलेंट बॉन्ड, आयनिक नहीं बनाते, यूजुअली कोवेलेंट बनाते हैं, है ना। तो यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लूज नहीं करेंगे। कभी कभी हो सकता है कि लूज करें बहुत रेयर केस में, अदरवाइज तो ये तो केमिस्ट्री वाले सर से पूछना यार, तुम तो केमिस्ट्री भी यही पढ़ रहे हो आप तो। ओके, तो चलो ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया भाई कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वजह से चार्ज फ्लो करता है। अब आए बैटरी पे। तो बैटरी का जो फंक्शन होता है, बैटरी क्या करती है हमारी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। यस सर, यस सर। तो इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। यस सर। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होती है, प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। यस सर, लिक्विड होता है। यस सर एक बार आप इलेक्ट्रोलाइट को एक बार आप ये जो इलेक्ट्रोलाइट वाला है सिस्टम, उसको एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। स्टार्ट तो कर देना। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है एक, है ना। आपने देखा होगा केमिस्ट्री में अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। H2O सर यहीं पे वो प्रोसेस होता है ना जहाँ पे जंपिंग में हेल्प करता है। हाँ, जो आप बोलते हो कि इसको एनर्जी मिलती है, वो बोल रहे हो आप? यस सर, आपने बताया था जंप करके उस साइड जाता है वो प्रोसेस। यस सर। इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, यहाँ पे ऐसा कंडीशन क्रिएट कर देता है कि आपका इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है। तो यहाँ पे यूजुअली हम लोग अलग अलग चीजें भरते हैं। ये रॉड भी अलग अलग उसकी होती है, कई बार जिंक की रॉड होती है, कई बार कॉपर की रॉड होती है। तो अलग तरह के यहाँ पे सॉल्यूशन होते हैं। उन सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप की रिएक्शन होती है। आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, है ना, ये केमिस्ट्री का पार्ट है कि में ऐसी रिएक्शन होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस सर रिडॉक्स रिएक्शन। यस सर, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शंस सर, वो ही हमारा लास्ट टॉपिक है जो अभी केमिस्ट्री में चलेगा। यस सर, रेड मतलब सर रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स पूरा वर्ड। यस सर। तो उस रिएक्शन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस एक क्रिएट हो जाता है जो कि आपके किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। आपने पढ़ा ना कि जो वर्क डन होता है Q into V। यस सर। रिएक्शन के कारण, रिएक्शन के कारण। हाँ, इस जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, ये रॉड और इसके सॉल्यूशन के बीच में, उस रिएक्शन के कारण यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जो कि आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है इसके बराबर, यानी कि E into V के बराबर। कितना क्लियर हुआ? ये बात समझ में? सर E क्या है? E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कौन E लिखते हैं यूजुअली। सर तो ऐसे तो बैटरी जो होती है वो कभी भी खराब ही नहीं होनी चाहिए। बैटरी खराब होती है क्योंकि जो इनकी रिएक्शन होती है, तो ये रिएक्शन डिपेंड करता है कि इसमें कितना सॉल्यूशन है आपके पास। तो ये सर वो लिमिटेड टाइम में ही हो सकता है। हाँ, कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन आपकी कुछ टाइम बाद। सर ये लिक्विड खत्म होते रहता है ना। हाँ, ये लिक्विड और ये मेटल आपस में रिएक्ट करती जाती है तो खत्म होता है। यस सर। कुछ टाइम बाद सारा खत्म हो जाएगा तो बैटरी आपकी पूरी बंद हो जाएगी। यस सर, और उसे वापस करना है तो हमें वापस रिएक्शन करना पड़ता है। आपको रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा अगर आप वापस करना चाहते हो। तो रिएक्शन को रिवर्स करने के लिए आपको जो है दोबारा उसे चार्ज करना पड़ेगा। हम बोलते हैं चार्ज कर रहे हैं बैटरी को। यस सर। लेकिन ये कुछ ही बैटरी में पॉसिबल है कि आप रिएक्शन को रिवर्स कर पाओ ऐसे। तो कुछ बैटरी आपकी चार्जेबल होती है, कुछ बैटरी नॉन चार्जेबल होती है। सर कार वाली बैटरी। हाँ, कार वाली तो चार्ज हो जाती है दोबारा हमारी। लेकिन अगर आप नॉर्मली सेल लेते सेल वगैरह होते हैं सर, उसके बाद अलावा भी कुछ होती है जो चार्ज हो जाती है। सर जैसे डायग्राम क्या शो कर रहा है? डायग्राम पे भी आ रहे हैं, डायग्राम अभी मैं डिस्कस नहीं किया है। अभी इतना समझ में है कि आपकी जो बैटरी होती है दोनों तरह की हो सकती है, चार्जेबल हो सकती है, नॉन चार्जेबल भी हो सकती है। यस सर, दोनों हो सकती है। तो ये आप ये समझ में आ गया कि बैटरी का काम क्या होता है। बैटरी का फंक्शन होता है प्रोवाइड अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बैटरी, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है आपको? सर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड करती है वो इसी इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस की वजह से करती है ना। हाँ, इसी प्रोसेस की वजह से करती है। सर एक तरफ कैथोड है, एक तरफ एनोड। सर इसमें ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब सर चार्ज मूव कर रहा है। और सर बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है उसके कारण एनर्जी मिल रही है उस इलेक्ट्रॉन्स को, और वो जंप करके वापस एनोड पे आ रहे हैं कैथोड से। यस सर। तो यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव कर रहे हैं और उनको बीच में एनर्जी मिल रही है बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो रिएक्शंस हो रही हैं वो उसको एनर्जी। यस सर, जैसे सर आपने एग्जांपल दिखाया था, बूढ़े होके आते हैं। आपने
हाँ बिल्कुल वही वाला। सर जो आपने सर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सर वाले में समझाया इलेक्ट्रोलाइट था, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे भरा हुआ है H2SO4 सर इलेक्ट्रोलाइट में जो आपने ये नीचे लिखा है ना E=QV, ये मतलब कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है उन इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रोलाइट। हाँ एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमने पढ़ा था ना, तो क्वेश्चन नहीं किया था अभी हमने QV वाले जो करे थे, वही तो क्वेश्चन है ये। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है सॉल्यूशन होता है। आपको अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछा था वोल्टामीटर क्या होता है, वोल्टमीटर तो समझिए वोल्टामीटर क्या होता है। यस सर। यस सर। तो वोल्टामीटर में हम लोग रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो करते हैं ना, जो पानी ये भर के, उसको वोल्टामीटर बोलते हैं। सर एक बार दोबारा रिपीट। वोल्टामीटर में हम क्या करते हैं, एक्चुअली यहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, ये एक नॉर्मल आप रिएक्शन कर रहे हो, रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। यस सर। अगर आप उल्टा करें कि आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दें और उससे कोई रिएक्शन करा रहे हो, आप मैंने आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो और उससे कोई रिएक्शन, ऐसा भी होता है कई बार कि आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी देकर रिएक्शन कराते हैं, तो वो चीज जिस वेसल के अंदर होती है, जिस बॉक्स के अंदर होती है, उसको वोल्टामीटर बोलते हैं। सर क्या? अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देके कोई रिएक्शन कराएं, बाहर से आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, हाँ कोई इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन आप कराएं, बाहर से करंट देके यहाँ पे रिएक्शन आप कराओ, तो ये जिस वेसल के अंदर होती है, जिस इस वेसल के अंदर, इस वेसल को बोलते हैं वोल्टामीटर। ओके सर। वोल्टमीटर और वोल्टामीटर अलग अलग है। हाँ वोल्टमीटर सर नापने के लिए यूज होता है, एक मिनट, वोल्टमीटर वोल्टेज नापने के लिए यूज होता है, वोल्टामीटर यस सर। केमिकल रिएक्शन कराने के लिए यूज होता है। ओके सर। ये सब क्या बोल रहे हो सर वोल्टमीटर क्या मेजर करता है? वोल्टामीटर कुछ मेजर नहीं करता, रिएक्शन कराने के लिए तो वेसल है बस एक। सर मेजर कुछ नहीं करता? सर ओल्ड बैटरीज कुछ मेजर नहीं करता। ओके सर वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करने के लिए होता है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, Yes, केवल sir. मेजर करने के लिए यूज होता है। यस सर। सर गैल्वेनोमीटर भी करंट के लिए होता है ना? हाँ करंट की डायरेक्शन के लिए गैल्वेनोमीटर होता है, डायरेक्शन किधर को है करंट की। सर इससे मेजर करंट करते हैं? हाँ स्मॉल करंट मेजर कर सकते हैं, छोटे करंट अगर है तो, नहीं तो हम यस सर। एमीटर यूज करते हैं। सर एक डाउट है। सर वोल्टमीटर सर पोटेंशियल डिफरेंस भी करता है? हाँ वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है बेसिकली, पोटेंशियल नहीं करते, पोटेंशियल डिफरेंस ही करते हैं, है ना। सर गैल्वेनोमीटर सर गैलीली के नाम पे रखा गया था। यस यस गैल्वेनोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर आई डोंट थिंक उसके नाम पे था, क्योंकि गैल्वी तो इस पे थे ना, क्या नाम बोलते हैं आपके, आई एम नॉट श्योर, सर चेक करना पड़ेगा। सर गैल्वोमीटर किसके लिए यूज होता है? गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है बताओ, ये गैल्वेनोमीटर किसके लिए यूज होता है? सर स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए। हाँ स्मॉल करंट अगर आप मेजर कर रहे हो तो क्या यूज करेंगे आप? गैल्वोमीटर। गैल्वेनोमीटर है ना, लेकिन गैल्वेनोमीटर हाँ यूजुअली हम एमीटर यूज करते हैं, बोला यूजुअली हम एमीटर यूज करते हैं अदरवाइज। ओके सर मेरा एक डाउट है कि सर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं सर, टेम्परेचर बढ़ाने पे उनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, सर वो क्यों होता है? आपको अगली क्लास में बताऊंगा। उसमें एक्चुअली होता क्या है कि अगली क्लास में क्या आपको 12th में पता चलेगा वैसे जाके। इसमें फ्री अच्छा मोटा मोटा बता दूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आपके सेमीकंडक्टर में, तो अगर आप इसको ज़्यादा एनर्जी दोगे सेमीकंडक्टर में तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे आपको, क्योंकि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे उनके। तो अगर ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वो सेमीकंडक्टर ज़्यादा। सर मतलब कि इंसुलेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा के हम उसको भी कंडक्टर की तरह वर्क कर सकते हैं। उसको टेम्परेचर बढ़ा के आप बोल रहे हो, इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ा दो। सर मतलब कि आपने तो ये बात कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी देने पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो अगर हम किसी इंसुलेटर को टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाने पे, सॉरी सर टेम्परेचर देने पे, तो हम अगर इंसुलेटर को टेम्परेचर देंगे तो वो भी हमारा कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। लेकिन बहुत ज्यादा देना पड़ेगा ना आपको इंसुलेटर के केस में। अभी तो यहाँ पे हो सकता है सेमीकंडक्टर में आप कुछ डिग्री बढ़ाओगे 10, 15, 20 डिग्री तो फर्क पड़ जाएगा। इंसुलेटर में आपको हो सकता है 200 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, जाके कुछ फर्क दिखे आपको, बस ये डिफरेंस होगा। तो सर मेटल्स के अंदर
रेजिस्टिविटी इंक्रीज क्यों होती है टेम्परेचर के साथ? मेटल में इसलिए इंक्रीज हो जाती है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल है, तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं आराम से या नहीं कर पा रहा। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है आपका, तो ये इनसे टकराता है, जो मेटल है ना यहाँ पे, जो आपका ये कोर है, जो इनसे टकराता है, टकरा के फिर ये ऐसे मूव करता है, फिर दोबारा टकराएगा तो ऐसे जाएगा। तो जितना ही टकराएगा उतना इसका रास्ता डिफिकल्ट हो जाएगा मूव करने का, यहाँ से आने का। ठीक है? यस सर। सर सिल्वर के वायर कहाँ पे यूज करे जाते हैं? वेट यार, अब क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपका ये जो कोर है ना, ये कोर ये वाइब्रेट करने लगती है। तो जब ये वाइब्रेट करेगी तो इलेक्ट्रॉन को टकराने की ज्यादा चांस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इससे टकराए, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है डिफिकल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में प्रॉब्लम आ जाएगी फिर, तो फिर धीरे धीरे मूव करेगा। तो यानी हम ये बोल सकते हैं करंट हमारा कम हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ही बहुत कम है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो उसकी रेजिस्टिविटी घट जाएगी, करंट बढ़ जाएगा। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पहले ही बहुत ज्यादा है, उनको मूव करने में प्रॉब्लम है, तो मूव करने में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मूव करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट अगर हो जाएगा तो फिर आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या फिर करंट घट जाएगा। आई होप दिस डाउट इज क्लियर नाउ। यस सर। सर हम ये भी कह सकते हैं ना कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बढ़ जाएंगे, उसके कारण सर इलेक्ट्रॉन्स आपस में सर मेटल्स में सर पहले से ही ज्यादा है और हीट करने पे और ज्यादा हो जाएंगे, तो सर उसका जो मतलब सर जो उसके पास स्पेस होगा वो कम हो जाएगा। नहीं एक्चुअली हाँ आप ये बोल सकते हो, लेकिन होता क्या, जब एक्सपेरिमेंट आप करोगे ना, देखोगे जो इलेक्ट्रॉन जितने बढ़ते हैं उसके मुकाबले उसकी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रेजिस्टिविटी, या मैंने रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो उसका बेसिक रीजन जो एक्सप्लेन कर सकते हो आप इसके बेस पे कर सकते हो कि जो इनका वाइब्रेशन है, जिनके कोर है, इसके वाइब्रेशन पे ही एक्सप्लेन हो सकती है चीज। उसका भी इफेक्ट हो सकता है जो आप बोल रहे हैं, मेजर इफेक्ट इसका होता है। ओके सर जब हम किसी मेटल को टेम्परेचर देते हैं तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, मतलब कि हमारी टेम्परेचर देने पे उसका जो अब जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो भी निकल गए बाहर, मतलब वही तो हुआ। है ना सर? हाँ ये मीनिंग हुआ इसका कि अगर ऐसे करोगे तो उसके इलेक्ट्रॉन आराम से हाँ, हो जाएंगे। मतलब कि अगर पहले फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे और वो थे फ्री इलेक्ट्रॉन, तब थर्ड के भी निकल जाएंगे टेम्परेचर देने पे। ऐसा मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि फोर्थ सेल के जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले थे तो सबके नहीं निकले होंगे, ये हो सकता है कि 1 लाख में से 20,000 के निकले होंगे इलेक्ट्रॉन बाहर। क्यों बाकी सब चीजों नहीं? अलग अलग रीजन होते हैं सबके, या पे आप जो आपके एटम होते हैं सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, तो सबका नहीं होता। तो मान लो 20,000 के निकले, अभी आपने ज्यादा टेम्परेचर दिया तो 35,000 के निकल गए इलेक्ट्रॉन, ये फर्क पड़ जाएगा। ओके। और अगर पहले से ही किसी कंडक्टर में सबके निकले हुए हैं और हम और टेम्परेचर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तब तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है सबके निकलना। ओके सर सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी होती है सर वो 2300 ओम मीटर होती है, पर उसको सर माइक्रोचिप्स में यूज किया जाता है कंप्यूटर्स वगैरह में, सर वो क्यों इतनी ज्यादा होती है? तो सिलिकॉन को यूजुअली हम डोपिंग करके यूज करते हैं, डायरेक्ट प्योर सिलिकॉन यूज नहीं करते, उसका सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, तो वो आप 12th में पढ़ोगे कि उससे इम्प्योरिटी सर उसे अलॉय बनाया जाता है। हाँ, इम्प्योरिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए जाते हैं एक्स्ट्रा, मैंने उसमें एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कराए जाते हैं, तो रेजिस्टिविटी घटाई जाती है पहले उसकी। तो प्योर यूज नहीं करते, प्योर सिलिकॉन यूज करोगे तो फिर तो बेकार हो जाएगा वो। ओके सर। ठीक है, चलो तो अभी इतना ही रखते हैं इसको। आज हमने काफी सारे डाउट आपके क्लियर किए, पुराने डाउट सब लोगों के टेस्ट में डाउट थे, तो काफी आपका क्लियर हो गया होगा पुराना कंसेप्ट, है ना। तो अब हम आगे कंसेप्ट पे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे, यहाँ तक के सबके डाउट हमें क्लियर रखो जो भी है, और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर। बाय। यस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
बाय एवरीवन।